हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ डाइजेशन। तो लास्ट वीडियोस में हमने स्टार्ट किया था एसोसिएटेड ग्लैंड ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें हम लोग सलाइवरी ग्लैंड, पैनक्रियास ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट एसोसिएटेड ग्लैंड पे आ रहे हैं, दैट इज लीवर। डायग्राम से अंदाजा आ चुका होगा कि हम लीवर पढ़ने वाले। लीवर को हमको बाहर से भी पढ़ना है, उसका कट सेक्शन भी पढ़ना है बेटा, ठीक है। और लीवर एक आर्टिकल बहुत बड़ा है। मैं आपको पहले ही बता दूं कि सारे बच्चे ये वीडियो बहुत ध्यान से देखेंगे। एक्चुअली डायग्राम बहुत है, लेबलिंग है, और बाकी थ्योरी में सिर्फ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यहाँ पे लिखने का हमारे पास स्कोप नहीं रहेगा बेटा, वी डोंट हैव दैट मच ऑफ स्पेस कि हम पूरा एक्सप्लेनेशन भी लिखे। इसलिए आपको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा, राइट। जितनी लेबलिंग्स और वो है वो मैं सब बोर्ड पे करूंगा, डायग्राम एंड लेबलिंग्स, लेकिन उसका जो एक्सप्लेनेशन रहेगा मैं ओरली करूंगा, और वो आपको ध्यान से सुन के बाद में उसके पॉइंट नोट डाउन करने हैं बेटा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लीवर, तो सबसे पहले आप लीवर के बारे में जानते क्या है बेटा? कितने लीवर है हमारे पास? सिर्फ एक, मतलब इट इज एन अनपेयर्ड ऑर्गन, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी खासियत बात इसकी क्या है? इट इज अ लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। एमसीक्यू बेटा, ध्यान से सुनेंगे। क्या कहा मैंने? इट इज अ लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, ओके। और ये लार्जेस्ट ग्लैंड है किधर सर? मतलब लोकेशन सर, वेयर इट इज प्रेजेंट इन द बॉडी, ठीक है। तो बेटा लीवर कुछ इस तरह से प्रेजेंट है, एब्डोमिन में, इंट्रा एब्डोमिनल एब्डोमिन में है, डायफ्राम के नीचे है। लेकिन अब लेफ्ट है क्या राइट है? जैसे आपका स्टमक होता है ऑन द लेफ्ट साइड, लीवर है ऑन द राइट साइड। लीवर इतना बड़ा ऑर्गन है, जैसे मतलब लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, यहां पे रखा जाता है, राइट साइड में ऐसा रखा जाता है, लेकिन टुवर्ड्स द लेफ्ट तक जाता है बेटा, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे मैंने एक लीवर का डायग्राम बनाया, आप उसे ध्यान से देख सकते हो बेटा, ठीक है। तो लीवर इज प्रेजेंट बिलो द डायफ्राम इन द राइट साइड, लेकिन उसका थोड़ा पोर्शन लेफ्ट साइड, इनफैक्ट स्टमक तक जाता है, मतलब काफी बड़ा है। और आपने कहा था कि सर लीवर लार्जेस्ट है, तो आप कुछ डायमेंशंस बता सकते हैं या उसका वजन बता सकते हैं? बेटा मैं उसका वजन बता सकता हूँ। एनसीईआरटी बुक के हिसाब से लीवर का जो वेट है दैट इज अराउंड 1.2 टू 1.5 केजीज, मतलब 1200 से 1500 ग्राम। और ऐसा कहा जाता है कि फीमेल्स के मुकाबले मेल का लीवर थोड़ा लार्ज है, मतलब उसका वजन भी ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू द फीमेल्स। और लीवर एक कंप्लीटली मेटाबॉलिक ऑर्गन है, मतलब इसमें बहुत सारे फंक्शन चल रहे हैं रिलेटेड टू द मेटाबॉलिज्म, मतलब एनाबॉलिज्म भी चल रहा है और कैटाबॉलिज्म भी चल रहा है। लेकिन लीवर का फंक्शन ये सबसे लास्ट आर्टिकल रहेगा। अभी तो लीवर को हमको बहुत पढ़ना है, पहले हम बाहर से शुरू करते हैं फिर अंदर जाते हैं। तो चलिए फिर से एक बार बता देता हूं, वेयर इज योर लीवर? राइट साइड बिलो द डायफ्राम, ठीक है। वजन कितना बताया मैंने बेटा? 1.2 टू 1.5 केजी। और क्या बताया मैंने? इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो ये रहा आपका लीवर। अब लीवर को एक शब्द दिया जाता है कि लीवर इज एन इंट्रापेरिटोनियल ऑर्गन। क्या कहा बेटा मैंने? ध्यान से सुनेंगे, थोड़ा मैं यहाँ छोटा छोटा लिखूंगा तो थोड़ा ध्यान देंगे आप सभी लोग। मैंने कहा लीवर एक इंट्रापेरिटोनियल ऑर्गन है। अब सबसे पहले जो बच्चे ये शब्द नहीं जानते, पेरिटोनियम, तो मैं आपको एकदम क्लियर कट बता दूं कि पेरिटोनियम आपके एब्डोमिन की एक कॉमन प्रोटेक्टिव लेयर है। बेटा ध्यान देंगे, ये चेस्ट है और ये पूरा एब्डोमिन है। ये जो एब्डोमिन है इसमें ढेर सारे ऑर्गन्स है, मतलब सर लीवर है, स्प्लीन है, पैनक्रियाज है, स्टमक है, इंटेस्टाइन्स है, किडनीज है, सब कुछ यहीं भरा पड़ा हुआ है। तो मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन द एब्डोमिन। अब ये ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन देना पड़ता है। जैसे आप चेस्ट में देखते हो हड्डियों से प्रोटेक्शन दिया है, रिब्स, स्टर्नम बोन वगैरह, इससे प्रोटेक्शन दिया है। यहां पर कोई हड्डी लग रही बेटा? कंप्लीट सॉफ्ट, मतलब यहां पे किसी ने तुमको जोर से एक पंच मारा तो तुम्हारे ऑर्गन डिस्टर्ब होना या फिर डैमेज होना कंपलसरी हो जाता है। लेकिन ऐसा ना हो करके सारे ऑर्गन्स को एक प्रोटेक्टिव लेयर से कवर करके रखा गया, और उस लेयर का नाम होता है बेटा क्या? पेरिटोनियम। क्या नाम होता है? पेरिटोनियम। जैसे आपने ब्रीदिंग चैप्टर में लंग्स में आप पढ़ते प्ल्यूरा, तो लंग्स को भी प्रोटेक्शन है प्ल्यूरा का, लेकिन प्ल्यूरा डबल मेम्ब्रेन था। तो यहाँ पे पेरिटोनियम भी क्या होगा बेटा? डबल मेम्ब्रेन। एक होता है बाहर का पेरिटोनियम दैट इज पैराइटल पेरिटोनियम, और एक होता है अंदर का पेरिटोनियम दैट इज अ विसरल पेरिटोनियम। मतलब अगर मैं लीवर से रिलेटेड पूछ रहा हूँ, लीवर से रिलेटेड, मैंने कहा इंट्रा, इंट्रा मींस विद इन, पेरिटोनियम के अंदर ये ऑर्गन प्रेजेंट है। चलिए बच्चों थोड़ा ध्यान देंगे आप डायग्राम में, मैं कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको, तो ये मैं बना दे रहा हूं।
पेरिटोनियम। ठीक है, तो बेटा जैसे मैंने कहा था कि 2 लेयर्स है, तो ये हो गई आपकी क्या, पैराइटल पेरिटोनियम, और एक लेयर अंदर की तरफ है जो एकदम ऑर्गन को टच रहेंगी, तो दिस इज व्हाट, विसरल पेरिटोनियम। सो दिस इज इनर लेयर एंड दिस वन इज आउटर मोस्ट लेयर। क्लियर है यहां तक? अब बेटा आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा कि ये जो आपका ऑर्गन है ये 2 लेयर से प्रोटेक्शन मिला हुआ है। अब लीवर इतना बड़ा है सर, 1.5 किलो का है, ऐसा नीचे क्यों नहीं गिर जाता है सर? मतलब ग्रेविटी तो सब कुछ नीचे खींच रही है, तो लीवर की जो पोजीशन फिक्स हुई है वो फिक्सेशन, ये दोनों के बीच में जो गैप है, विसरल पेरिटोनियम एंड द पैराइटल पेरिटोनियम, इनके बीच में जो गैप है इसमें काफी सारी चीजें रखी गई है जो लीवर को प्रॉपर पोजीशन में होल्ड करके रखता है। नहीं तो पता चला बेटा रात में लीवर यहाँ था, एक करवट लगाई, लीवर यहाँ का यहाँ चले गया, ऐसा होता है कि यहाँ के ऑर्गन यहाँ आ गए। सब ऑर्गन की पोजीशन फिक्स्ड है, आप कितना भी कुछ कर लो ऑर्गन अपनी जगह से हिलने वाला नहीं है, लीवर भी अपनी जगह से हिलने वाला नहीं है, मतलब किसी ना किसी ने उन्हें पकड़ के रखा हुआ है, ये बात तो पक्की थी। तो बेटा यहाँ पे एक रफली बता के रखता हूँ आपको मैं नॉलेज के लिए, तो ये दोनों के बीच का जो स्पेसेस में कई सारे कनेक्टिव टिश्यूज डाले गए ना, बिकॉज ऑफ दिस कनेक्टिव टिश्यूज लीवर एक प्रॉपर पोजीशन में क्या था बेटा, होल्ड था। अब जनरली आपके लेवल पे इतना डिटेल नॉलेज नहीं है, फिर भी कुछ नाम बता रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। जैसे कि कनेक्टिव टिश्यूज से मेजेंट्री बन जाती है, ओमेंटम भी बोलते हैं, ग्रेटर ओमेंटम, लेसर ओमेंटम। ये जो ओमेंटम है ये कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ कुछ शीट है जो कोई भी ऑर्गन को प्रॉपरली पकड़ के रखता है। फिलहाल मैं लीवर पढ़ा रहा हूं तो मैं लीवर के बारे में ही बात करूंगा बेटा। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है सर, तो ये पूरा पेरिटोनियम हो गया और उसके अंदर ये ऑर्गन, तो इंट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन, पहला शब्द एकदम क्लियर है। चलिए अब और थोड़ा आगे बढ़ते बेटा डायग्राम में, इसको मैं हटा देता हूं बेटा, यहां से इसका रोल खत्म हो चुका है। ठीक है, तो ये मैंने हटा दिया अभी पैराइटल पेरिटोनियम, ये मेजेंट्री, ओमेंटम, इसको सभी को साइड में कर देते हैं। अब फिलहाल हमको इतना समझ में आ गया कि जो विसरल पेरिटोनियम था सर, जो ये दिख रहा है ना ब्लू कलर का लेयर, जो विसरल पेरिटोनियम है वो काफी लीवर को अटैच है। अटैच बोले तो आप इसे सेपरेट ही नहीं कर सकते हो। समझो मान लो ये मेरा हाथ लीवर है और ऊपर से ये जो मेरा दूसरा हाथ है ये विसरल पेरिटोनियम है, तो ये विसरल पेरिटोनियम ने लीवर को एकदम टाइट पकड़ के रखा हुआ है, मतलब दैट इज अ इनसेपरेबल लेयर, ये आप इसको ऐसा अलग नहीं कर सकते बेटा। ठीक है, चलिए सर, मतलब ये लेयर तो चिपका हुआ, ये हम समझ गए। अब सर मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है कि आपके लीवर में 2 टुकड़े, ऐसा बीच से कुछ पार्टीशन दिखाई दे रहा है? एकदम करेक्ट देखिए बेटा, लीवर जो इतना बड़ा है उसको 2 लोब्स में डिवाइड किया गया, 2 लोब्स मेनली। अब ये 2 के भी 4 हो सकते और छोटे छोटे लोब्स बन के, लेकिन फिलहाल हम लोग हमारे सिलेबस के हिसाब से 2 ही लोब पे ध्यान देंगे। अब बेटा ये जो पार्टीशन दिख रहा है, ये पार्टीशन किसके वजह से बना, ये बहुत समझना जरूरी है। ये जो पार्टीशन आपको दिखाई दे रहा है, राइट, जिसके वजह से लीवर के 2 टुकड़े हो गए, राइट, तो ये पार्टीशन बना है बिकॉज ऑफ फाल्सीफॉर्म लिगामेंट। किसकी वजह से बना है बेटा? फाल्सीफॉर्म लिगामेंट। ओके, अब सर मन में सवाल यह आ रहा होगा कि लिगामेंट यहां पे कैसे आ गया? लोकोमोशन चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि लिगामेंट बोले तो 2 हड्डियों के बीच का कनेक्शन, जैसे जॉइंट्स पे 2 हड्डियां आती है, समझो ये 2 हड्डियां, दोनों हड्डी को आपस में ज्वाइन करके रखने के पीछे लिगामेंट जिम्मेदार होता है। बट मेरे मन में ये सवाल आ रहा है सर यहाँ पे तो हड्डी भी नहीं है, दिस इज एन ऑर्गन, तो यहाँ पर लिगामेंट किसको अटैच कर रहा है? लिगामेंट यहाँ पे किसको अटैच नहीं कर रहा है, उल्टा तोड़ रहा है सर 2 टुकड़ों में लीवर को। और सर मुझे एक ये देखकर समझ में आ चुका है कि लीवर के जो 2 टुकड़े हुए वो अनइक्वल है, दिख रहा है ना बेटा आपको, ये एक लोब हो गया, ये एक लोब हो गया। अब ये लीवर इस तरह से है, तो मतलब ये जो उस तरफ जा रहा है ये हो गया लेफ्ट साइड, तो दिस इज द लेफ्ट लोब, और ये कौन सा लोब हो गया बेटा? राइट लोब। तो 2 लोब्स बन गए, राइट लोब इज अ लार्जर लोब, लेफ्ट लोब इज अ स्मॉलर लोब। यहां तक क्लियर है आपको? कंप्लीट है एकदम। अब सर बच्चों के मन में ये भी डाउट आ सकता है कि ये लिगामेंट बीच में कहां से आ गया? तो कुछ नहीं बेटा, ये लिगामेंट इस विसरल पेरिटोनियम का ही डेरिवेशन है। मतलब विसरल पेरिटोनियम जो लीवर को एकदम अटैच था, अब वो लीवर के अंदर घुस गया और उसने लीवर के 2 टुकड़े कर दिए। वैसे ये 2 टुकड़े एकदम कंप्लीटली डिटैच नहीं होते, आपस में कहीं ना कहीं से कनेक्शन बना होता है कनेक्टिव टिश्यूज की मदद से, लेकिन
फिर भी उसको दो टुकड़ों में बांटने वाला जिम्मेदार विसरल पेरिटोनियम ही था, इन द फॉर्म ऑफ विच लिगामेंट बेटा, फाल्सीफॉर्म लिगामेंट। ओके, अब सर ये जो आपको लेयर दिखाई दे रही है विसरल पेरिटोनियम से, आप देख रहे होंगे कि एक और लेयर है जो लीवर को प्रोटेक्शन दे रही, जो मैं ब्लैक कलर में बना रहा हूं। नाउ दिस लेयर इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द लीवर एंड दिस इज कॉल्ड एज सीरस कैप्सूल। क्या कहते हैं बेटा इन्हें? सीरस कैप्सूल। तो बेटा दिस कैप्सूल इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड ऑब्वियसली आउटर लेयर है तो काम क्या रहेगा? प्रोटेक्शन। तो बेटा मैंने अभी तक पढ़ाया पैराइटल पेरिटोनियम, विसरल पेरिटोनियम, विसरल पेरिटोनियम से डिराइव हुआ फाल्सीफॉर्म लिगामेंट, फाल्सीफॉर्म लिगामेंट ने डिवाइड किया राइट लोब एंड लेफ्ट लोब ऑफ लीवर में, राइट लोब इज लार्जर, लेफ्ट लोब इज स्मॉलर, ठीक है। और बेटा एक और प्रोटेक्टिव लेयर है उसकी खुद की जो बनी है डेंस कनेक्टिव टिश्यू से, दैट इज अ सीरस कैप्सूल जिसका काम है प्रोटेक्शन। यहां तक थोड़ा बहुत समझ में आ गया बेटा? अब सर ये हो गया लीवर का हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन। अब लीवर को अगर बहुत अच्छे से समझना है बेटा तो लीवर को कट करके अंदर झांक कर देखना पड़ेगा कि उसके अंदर क्या है। वैसे आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा कि मैंने यहां पर कुछ बनाया अंदर, समथिंग हेक्सागोनल, ठीक है। सर ये क्या बनाया आपने? ये जो मैं बनाया है ये है हिपैटिक लोब्यूल। क्या है बेटा? हिपैटिक लोब्यूल। और यही हिपैटिक लोब्यूल को मैंने यहां पर आप देख रहे होंगे मैग्नीफाई करके बहुत बड़ा बनाया है समझाने के लिए। क्लियर है यहां तक? तो मैंने अभी हिपैटिक लोब्यूल को समझाना तो दूर की बात है बेटा, अभी पहले लीवर को और थोड़ा समझना जरूरी है। लेकिन मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, जब हम लोग पढ़ेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ लीवर तो आपको ये लोब्यूल पढ़ना पड़ेगा। पता है क्यों बेटा? ये जो लोब्यूल है दिस इज एन स्ट्रक्चरल and functional unit of liver. This hepatic lobule, it is a structural and functional unit of liver. और आपको गिनती भी बता दूं, तकरीबन 50,000 से लेकर 1 लाख इन अ लीवर। मतलब अगर आपको लीवर समझना है बेटा तो ये एक लोब्यूल आप पढ़ लो। एक लोब्यूल में जो कुछ चल रहा है 1 लाख लोब्यूल में भी वैसा ही चल रहा है, एंड वही आपके लीवर का मैकेनिज्म, उसका फंक्शन, उसका सब कुछ आपको बता दिया जाएगा, ठीक है, इस लोब्यूल के अंदर। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अगर ये लोब्यूल को आपको समझना है तो उसके पहले लीवर का ब्लड सप्लाई आपको पता रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब सर पहले लीवर का ब्लड सप्लाई पढ़ो, या ये पढ़ो कि लीवर के पास कितने पाइपलाइंस जा रहे हैं और लीवर से अवे दूर कितने पाइपलाइंस जा रहे हैं। तो मैंने क्या कहा, लीवर के पास कितने पाइपलाइंस जा रहे हैं, फिर वो ब्लड वेसल्स रहने दो, लिम्फेटिक वेसल्स रहने दो, नर्व्स रहने दो, और लीवर से अवे दूर की तरफ कौन से पाइपलाइंस जा रहे हैं उनकी एक लिस्ट बनाओ। उसके बाद ही आपको आगे का पूरा कंसेप्ट क्या होगा बेटा समझ में आएगा। तो चलिए अब पढ़ते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ लीवर। इस डायग्राम में ही हम उसको देखेंगे, इस डायग्राम में हो जाएगा। तो फिलहाल उम्मीद करता हूं कि यहाँ जो थोड़े थोड़े पॉइंट्स मैंने बनाए हैं बेटा, ये पॉइंट्स को आपको नोट डाउन करना है। और ये फाल्सीफॉर्म लिगामेंट, हिपैटिक लोब्यूल, सीरस कैप्सूल, ये सब नीट एग्जाम में इस पे एमसीक्यू आते हैं। तो मैंने पहले ही कहा था कि मैं यहाँ पे सिर्फ पिन पॉइंट्स लिखूंगा, बाकी थ्योरी में एक्सप्लेन करूंगा और आपको धीरे धीरे नोट डाउन करते हुए चलना है सब। ओके, तो चलिए इसको यहाँ से हटा देता हूँ। इसको अब हिपैटिक लोब्यूल को अब हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे बेटा, अभी इसका रोल यहाँ से गायब कर देते हैं, ठीक है। अब चलिए, मैं ये कह रहा था कि लीवर को ब्लड सप्लाई कितना है। वैसे कहा जाता है कि लीवर को लार्जेस्ट ब्लड सप्लाई, मतलब सर जैसे बेटा आपका हार्ट जब ब्लड पंप करता है तो तकरीबन ऐसा कहा जाता है कि 1 मिनट के अंदर वो पूरा 5 लीटर ब्लड पंप कर देता है। सर हमारी बॉडी में कितना ब्लड है? 5 से 6 लीटर। मतलब ऐसा कहा जाता है कि 1 मिनट के अंदर आपकी बॉडी का सारा ब्लड हार्ट से होके गुजर जाता है। और जब हार्ट वो ब्लड पंप करता रहता है तो वो जो हार्ट है ना वो ब्लड को बॉडी के डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड करता रहता है। मतलब थोड़ा किडनी को देगा, स्प्लीन को देगा, पैनक्रियास को देगा, लीवर को देगा। तो इसमें सबसे बड़ा हिस्सा लीवर का होता है। मतलब 5 लीटर में से 1500 ml ब्लड, आई रिपीट 1500 ml 1.5 लीटर ब्लड 1 मिनट में लीवर को सप्लाई होता है फ्रॉम द हार्ट। बात समझ में आ रही है कुछ बेटा? राइट? तो इट्स अ मेजर सप्लाई।
सेकेंड रैंक आता है किडनी का, उसको 1200 ml होता है, फिर ऐसे रैंक घटते जाते हैं। तो लार्जेस्ट ब्लड सप्लाई फ्रॉम द हार्ट टू विच ऑर्गन? इट इज लीवर, दैट इज अराउंड 1500 ml पर मिनट। याद रहेगा, 1 मिनट का पूरे दिन भर का नहीं काम है, दिन भर का आप लगा लेना कि 24 घंटों में अब कितने लीटर होता होगा बेटा, ठीक है। तो यहां तक बात समझ में आ गया आपको। अब लेकिन सर ऐसा कहा जाता है कि लीवर हैज अ डुअल ब्लड सप्लाई, लीवर को 2 ब्लड सप्लाई है। एक हार्ट की तरफ से जो आ रहा है, जैसे ये अपना हार्ट होता है बेटा, हार्ट से नीचे की तरफ जाता है अओर्टा, और अओर्टा की एक डायरेक्ट ब्रांच निकलती है जिसका नाम होता है हिपैटिक आर्टरी, जो सप्लाई करती है लीवर को। लेकिन हिपैटिक आर्टरी के अलावा, अच्छा हिपैटिक, हेपार, हेपार इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ लीवर, लीवर का साइंटिफिक नेम हेपार होता है, तो इसलिए हिपैटिक, हेपेटाइटिस, ये जो हेपार वर्ड है इसकी आदत आप डाल लो। तो जैसे मैं कह रहा था, यहाँ पे एक थोड़ा सा रफली मैं बनाते चलता हूँ बेटा, आप सभी लोग ध्यान देंगे मेरी तरफ। तो एक जस्ट ऐसी पाइपलाइन रफ डायग्राम से बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो पाइपलाइन है बेटा, ये मान लेते हम लोग क्या है, हिपैटिक आर्टरी। तो मैं आपको बता दूं, ये जो हिपैटिक आर्टरी, इट इज अ ब्रांच ऑफ अओर्टा, जो कि कौन सा ब्लड कैरी करती है बेटा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इसका मतलब लीवर को जो ऑक्सीजन है वो यहां से सप्लाई होने वाला है। लेकिन इसके अलावा, अब लीवर देखो एसोसिएटेड ग्लैंड है एलिमेंट्री कैनाल का, यहां लीवर है, तो यहां पे इंटेस्टाइन्स है, स्टमक, फिर स्प्लीन, यहां से पैनक्रियास सब है। तो इनके तरफ से ऐसा कहा जाता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन वो जगह है जहां पे मैक्सिमम डाइजेशन एंड मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट टेक प्लेस। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन से जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किए गए उसको ब्लड में डाला गया, और वो ब्लड लीवर के पास लेकर आए। अब इंपॉर्टेंट बात है कि एलिमेंट्री कैनाल या स्मॉल इंटेस्टाइन से जो ब्लड लीवर के पास आया वो कौन सी पाइपलाइन के थ्रू आया? और वो पाइपलाइन का नाम है बेटा पोर्टल वेन। क्या नाम है बेटा? पोर्टल वेन, या उसका पूरा नाम है हिपैटिक पोर्टल वेन। कौन सा? हिपैटिक पोर्टल वेन। ओके, सो भैया यहां पे अगर आप ध्यान देंगे, so this is hepatic portal vein, शॉर्टकट में आप इसे पोर्टल वेन भी कह सकते हो। तो बेटा ऐसे 2 ब्लड सप्लाई लीवर की तरफ जा रहे हैं, एक हिपैटिक आर्टरी की तरफ से, एक पोर्टल वेन की तरफ से। लेकिन मैं क्लियर कट बता दूं, ये पोर्टल वेन में ऑक्सीजन नहीं होता है, तो ये कैसा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन बेटा एक बात पक्की है, इट इज फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि ताजे ताजे न्यूट्रिएंट्स आए। जैसे कि आपने खाना खाया, फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन से उसके न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हुए, और एब्जॉर्ब होके सबसे पहले गए लीवर के पास, लेकर कौन गया? हिपैटिक पोर्टल वेन। मतलब इस ब्लड वेसल का काम है ऑक्सीजन देना, लेकिन इस ब्लड वेसल का काम है न्यूट्रिएंट्स देना। अब मन में सवाल उठ रहा होगा कि कौन ज्यादा सप्लाई करता है, तो चलिए सवाल को फुल स्टॉप लगा देते। मैं आपको बता दूं 75 to 80% ब्लड सप्लाई लीवर को पोर्टल वेन करती है, और सिर्फ 25 से 30% हिस्सा या 20 से 25% हिस्सा ये हिपैटिक आर्टरी करती है। क्लियर है? मतलब ये दोनों चीजें अब अंदर की तरफ जा रही है, टुवर्ड्स द लीवर। कहां जा रही है बेटा? टुवर्ड्स द लीवर। सर ये अंदर जाके एक एक लोब्यूल को भी सप्लाई करती होगी, करेक्ट। लेकिन बेटा इतनी बात पक्की है, जब ये दोनों भी पाइपलाइंस अंदर गई इनटू द लीवर, तो इसके बहुत सारे ब्रांचेस हो गए, क्योंकि बेटा कम से कम 50,000 से 1,00,000 लोब्यूल है, और उन सबको सप्लाई करना, तो एक सिंगल आर्टरी या एक सिंगल पोर्टल वेन हर जगह खुद तो नहीं जा सकती है, तो उसने खुद के ढेर सारे ब्रांचेस किए ताकि वो पूरे लीवर में फैल जाए। और नो डाउट इनके जो ढेर सारे ब्रांचेस है, जैसे हिपैटिक आर्टरी डिवाइड करके कौन सी ब्रांच बनाएंगी? हिपैटिक आर्टेरियोल। ये जो पोर्टल वेन्स है ये क्या बनाएंगे? वेन्यूल्स। वेन्स डिवाइड्स टू फॉर्म वेन्यूल्स एंड आर्टरीज डिवाइड्स टू फॉर्म आर्टेरियल्स। तो ये उनके छोटे ब्रांचेस है, पतले पतले ब्रांचेस, जो आपकी जो ये हेक्सागोनल यूनिट जो मैंने कहा था हिपैटिक लोब्यूल, उसको सप्लाई करेगी बेटा। अब वहां पे जाकर कैसे सप्लाई करेंगी वो बात का इशू पहले, लेकिन ये यहां से, और बेटा मैं जो बता रहा हूं ये नीचे से ही जाते हैं। अब जैसे लीवर का इसे कहते हैं इंफीरियर बॉर्डर,
ये जो नीचे वाला पार्ट दिख रहा है दैट इज द इंफीरियर बॉर्डर ऑफ लीवर, और उसे लार्जेस्ट बॉर्डर बोलते हैं। काफी मोटी बॉर्डर रहती और यहाँ से पाइपलाइन जा रही है। जैसे ये मेरा हाथ आप देख रहे हो बेटा, सामने से आपको दिख रहा है कि एकदम पतली बॉर्डर है, लेकिन आप भूल गए, आप थोड़ा नीचे से देखो बेटा, ये बॉर्डर बहुत चौड़ी है, राइट। अब इसमें से यहाँ से ऐसी दो पाइपलाइन गई, ये पोर्टल वेन और ये ऐसी पोर्टल आर्टरी, और यहाँ से पूरा ऐसा लीवर है। अब जैसे ये नीचे से अंदर घुसी, अंदर ढेर सारे इसके ब्रांचेस हो गए, हिपैटिक आर्टेरियल एंड पोर्टल वेन्यूल्स, और ये लोब्यूल्स जो 50,000 से 1 लाख लोब्यूल है, दैट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर, उसको सप्लाई कर रहे हैं। तो ये दो चीजें अंदर की तरफ जा रही है, याद रखना, एक ऑक्सीजन दे रहा है और एक न्यूट्रिएंट्स दे रहा है, दोनों का काम डिवाइडेड है। अच्छा चलिए, अब नीट एग्जाम में एमसीक्यू क्या आता है, परसेंटेज पे नहीं आता है। नीट एग्जाम में एमसीक्यू आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पाइपलाइन कैरीज न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम गट टू लीवर। गट म्हणजे आपका एलिमेंट्री कैनाल या स्मॉल इंटेस्टाइन से लीवर की तरफ, तो आंसर क्या था, हिपैटिक पोर्टल वे। अच्छा दूसरा क्वेश्चन ये आता है, विच पाइपलाइन कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लीवर। हार्ट से लीवर की तरफ कौन है, हिपैटिक आर्टरी, और इंटेस्टाइन से लीवर की तरफ कौन है, हिपैटिक पोर्टल वेन। अच्छा हिपैटिक पोर्टल वेन में सिर्फ इंटेस्टाइन इन्वॉल्व नहीं है, स्टमक भी है, पैनक्रियाज भी है, इनफैक्ट स्प्लीन भी है। इतने सारे लोगों का ब्लड सप्लाई इधर तक आता जाता है, ठीक है। क्लियर हो गई एक बात एकदम, इसमें कोई किसी कंफ्यूजन। अब बेटा अंदर की तरफ और कौन जा रहा है, तो मैं आपको नॉलेज के लिए बता देता हूं, यहां से अंदर की तरफ नर्व्स भी जाएंगे। समझ लो ये ऐसा एक न्यूरॉन बना रहे हम लोग, ऐसे नर्व्स भी जाएंगे, क्योंकि लीवर को नर्व सप्लाई तो करना पड़ेगा ना बेटा। एक्चुअली दीज आर द प्लेक्सस ऑफ नर्व्स, बंच ऑफ नर्व्स, जो लीवर के नीचे से अंदर की तरफ जाएंगे टुवर्ड्स द लीवर, ठीक है। अब सर इंपॉर्टेंट है, लीवर से बाहर क्या क्या आएगा। मैंने सुना है सर लीवर में एक जूस बनता है जिसका नाम होता है बाइल जूस। क्या नाम होता है, बाइल जूस। मतलब ये जो उसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनलिटी है, वो एक जूस बनाती है। उस जूस में कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, उनकी भी फंक्शन, उनकी लिस्ट हम लोग बनाएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि वो जूस जा किधर रहा है। एक्चुअली लीवर के अंदर जो भी जूस बनता है, लीवर के नीचे एक छोटी सी थैली होती है इस तरफ, अब मेरे पास जगह नहीं मैं बता दे रहा हूँ, इस तरफ थैली होती है जिसका नाम होता है गॉल ब्लैडर। 10th में सब लोग सुनते हैं बेटा, लीवर के नीचे छोटी सी थैली, मस्कुलर बैग, गॉल ब्लैडर, जिसमें वो जूस स्टोर होता है। मतलब लीवर के अंदर जितना भी जूस बना वो सब नीचे आने वाला, और नीचे से और नीचे आता है और स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ जाता है। अब ये बाइल जूस को कैरी करने की जो डक्ट सिस्टम होती है उसको बोलते हैं बिलियरी सिस्टम। वो सिस्टम भी मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन 1 by 1 करके जाएंगे। लेकिन सर मेरे को इतना तो समझ में आ गया कि लीवर से बाहर की तरफ बाइल जूस आ रहा है, तो मैं यहां पे एक और पाइपलाइन बना देता हूं आपको दिखाने के लिए। सो दिस इज व्हाट, बाइल डक्ट विच कैरीज द बाइल जूस। तो देखो बेटा, ये यहां से दोनों लोब्स का, समझो मान लो दोनों लोब्स का बाइल जूस इसमें आ रहा है। अब इसकी पूरी एक पाइपलाइन सिस्टम है, फिलहाल हम शॉर्टकट मार रहे हैं, जब धीरे धीरे मैं पढ़ाऊंगा पूरा सिस्टम बताऊंगा। तो ये बाहर की तरफ और ये दोनों अंदर की तरफ, ठीक है, और यहां से नर्व सप्लाई भी अंदर की तरफ जा रहा है। क्लियर हो गई बेटा बात। चलो, तो दो अंदर गए, एक बाहर आया, यहां से नर्व सप्लाई भी अंदर गया, ओके। अब सर एक और चीज ध्यान दो, मुझको थोड़ा बहुत इतना समझता है कि लीवर को जब अगर आप ब्लड सप्लाई दे रहे हो, मतलब अच्छा ब्लड दे रहे हो, तो वो ब्लड खराब भी होगा। मतलब व्हेन यू आर सप्लाइंग अ प्योर ब्लड, तो उसमें इंप्योरिटीज भी आएंगी, क्योंकि लीवर के अंदर जो सेल्स रहते हैं वो सारे न्यूट्रिएंट्स निकाल देंगे, सारा ऑक्सीजन खींच लेंगे और उसके अंदर CO2 डाल देंगे और वेस्ट डाल देंगे। लीवर इतना बड़ा मेटाबॉलिक ऑर्गन है, नॉनस्टॉप उसमें कुछ ना कुछ रिएक्शंस चलती रहती है, तो कुछ ना कुछ तो वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होगा रिएक्शंस के थ्रू, और वो वेस्ट प्रोडक्ट को अब आपको किस में डालना पड़ेगा, इनटू द ब्लड। लेकिन वो जो गंदा ब्लड है, वो जो इम्प्योर ब्लड है, वो लीवर के बाहर निकला कैसे। तो बेटा जिस तरह से लीवर के इंफीरियर बॉर्डर से सब कुछ चल रहा था, तो ये ऊपर वाली बॉर्डर को अपन क्या बोलेंगे बेटा, सुपीरियर बॉर्डर। तो अंदर जैसे आपने कहा हिपैटिक आर्टेरियोल, पोर्टल वेन्यूल, इनके ब्रांचेस होंगे, तो अंदर भी वेनस सिस्टम जिससे इंप्योर ब्लड बाहर लेकर आया जा सके, उसके भी ब्रांचेस होंगे। अब मैं आपको बता देता हूं, लीवर के ऊपरी हिस्से से
एक पाइपलाइन निकलेगी सर, ठीक है। और इस पाइपलाइन का लेबलिंग मैं यहां कर देता हूं बेटा, ध्यान देंगे, दैट इज कॉल्ड एज hepatic vein। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, hepatic vein। और ये जो hepatic vein है, ये ब्लड अवे फ्रॉम द लीवर लेके जा रही, अवे मतलब इस लीवर में इन दोनों हिपैटिक आर्टरी, हिपैटिक पोर्टल वेन ने नीचे से यहां से ब्लड सप्लाई किया, इन लोगों ने वो ब्लड का इस्तेमाल किया, फिर उसमें गंदगी डाल दी, और वो ब्लड अब लीवर से दूर लेके जाया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ हिपैटिक वेन। मैं आपको क्लियर बता दूं लीवर का सर्कुलेशन कैसा है। यहां से ब्लड अंदर गया, अब यहां से ब्लड बाहर निकला, और ये जो ब्लड बाहर निकले ये जाने किस में वाला है, आईवीसी। ये जो हिपैटिक वेन है बेटा, ये हिपैटिक वेन कंटिन्यू होंगी किसमें, अब जिन्होंने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा है उनको समझ में आ रहा होगा, इंफीरियर वेना केवा। और जिन्होंने नहीं पढ़ा टेंशन मतलब, जब आप सर्कुलेशन पढ़ेंगे समझ जाएंगे। ये इंफीरियर वेना केवा मतलब ये अपना हार्ट है, नीचे से एक पाइपलाइन आती रहती है जिसको बोलते हैं इंफीरियर वेना केवा, उसमें ये पाइपलाइन हिपैटिक वेन आके क्या हो जा रही है बेटा, ओपन। मैं आपको सभी लोगों को क्लियर कर लूं, हिपैटिक वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब इसमें पूरा CO2 भरा हुआ है, और ये 100% वेस्ट है, पूरा इम्प्योर ब्लड है। मतलब लोग कंफ्यूज किस में होते हैं, हिपैटिक वेन और हिपैटिक पोर्टल वेन। देख, हिपैटिक पोर्टल वेन दे कैरीज ब्लड टुवर्ड्स द लीवर, बट हिपैटिक वेन कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द लीवर। हिपैटिक पोर्टल वेन में डीऑक्सीजनेटेड था, ये भी डीऑक्सीजनेटेड ही है, दोनों में ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन इसमें न्यूट्रिएंट्स थे और इसमें 100% क्या प्रेजेंट रहेगा बेटा, वेस्ट प्रोडक्ट। यहां तक बात समझी। तो बेटा ये अंदर की तरफ जा रहा है, दो पाइपलाइंस, आर्टरी, पोर्टल वेन, और ये हिपैटिक वेन टुवर्ड्स द हार्ट जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंफीरियर वेना केवा। ओके, यहां तक पूरी बात समझ में आ गई है आपको। अब चलिए बेटा, ये हमने लीवर का ब्लड सप्लाई पढ़ा, थोड़ा थोड़ा ब्लड सप्लाई पढ़ लिया, राइट। ये जो मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स बनाए, ये सारे पॉइंट्स आपके बहुत काम किए बेटा। जैसे मैंने इसमें बताया कि बाइल डक्ट क्या कैरी करेंगी बेटा, बाइल जूस। अब ये बाइल जूस में क्या है, वो कैसे कैरी होगा, वो सब बात का इशू है, लेकिन आप समझ रहे हो, हिपैटिक आर्टरी, हिपैटिक पोर्टल वेन अंदर गए, बाइल जूस बाहर आया। अभी मुझे ना इन तीनों पे फोकस करना है बेटा। ये जो तीन लोग हैं, तिगड़म, ये जो ट्राइंगल बन रहा है इनके बीच में, ये तीनों पे फोकस करना है, क्योंकि वही चीज अब मैं यहां पढ़ाने वाला हूं, राइट। और ये तीनों को मिला के जो बनता है ना, इसे बोलते हैं बेटा पोर्टल ट्रायड। क्या बोलते हैं, पोर्टल ट्रायड। सर लेकिन अगर चार होते तो टेट्रायड, लेकिन चार नहीं ना, हम तीन का ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बेटा अब ये तीनों भी चीजें जो बाहर से इतनी बड़ी दिखाई दे रही है, अब तुमको इमेजिन करना है ये जो एक हेक्सागोनल यूनिट है, हिपैटिक ग्लोब्यूल, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, उसके नजदीक आपको इमेजिन करना है बेटा। तो यहां तक बातें क्लियर है बेटा पूरी। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं सर हमारे हिपैटिक लोब्यूल के पास, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। क्लियर है बेटा, तो ये दिखाई दे रहा है आपको डायग्राम, ये एकदम क्लियर है। अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं बेटा, इस पे आपको पूरा फोकस करना है, बहुत आसान है, मैंने कोई भी लेबलिंग्स नहीं किए, सिर्फ डायग्राम बना के रखा है बेटा, ठीक है। तो अब मैं इसको पढ़ाते पढ़ाते लेबलिंग करूंगा, ये आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलो अब ध्यान दीजिए बेटा, सबसे पहले ये क्या है, हेक्सागन। क्या है बेटा, हेक्सागन। तो इसके 6 एंड हो गए, 1 2 3 4 5 6, और ये 6 के 6 एंड पे 3-3 स्ट्रक्चर बने हुए, 3-3 स्ट्रक्चर बने हुए, ठीक है। और ये तीनों वही है, द ब्रांचेस ऑफ दिस 3 थिंग्स। मैंने कहा था अब ये दो अंदर गए तो इसके भी ब्रांचेस होंगे, और ये जो बाहर आया ये ब्रांचेस को ज्वाइन करके बना हुआ रहेगा, ठीक है। तो बेटा मैं लेबलिंग कर देता हूं, अब यहां पे आप ध्यान से देखेंगे, ये क्या है हमारे पास, इट्स अ ब्रांच ऑफ हिपैटिक आर्टरी। तो मैं डायरेक्ट इतना बड़ा लिखने से अच्छा ब्रांच का नाम ही लिख देता हूं, दिस इज हिपैटिक आर्टेरियोल, ठीक है। तो जो क्या कैरी कर रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स इतने खास नहीं, लेकिन ऑक्सीजन पूरा है, एंड देयर इज अ ब्रांच ऑफ हिपैटिक आर्टरी। और हिपैटिक आर्टरी किसकी ब्रांच थी, अओर्टा, और अओर्टा कहां से आया था बेटा, हार्ट के पास से, ठीक है। चलिए अगला आ जाते हैं बेटा हम लोग, ये जो बीच वाला पार्ट है बताइए, ब्लू कलर में दिख रहा है, ये कौन है,
इट्स अ ब्रांच ऑफ हिपैटिक पोर्टल वेन। तो ये इसका नाम हो जाएगा हिपैटिक पोर्टल वेन्यूल। ये क्या हो जाएगा? हिपैटिक पोर्टल वेन्यूल। वेन का स्मॉलर पार्ट वेन्यूल, आर्टरी का स्मॉलर पार्ट आर्टेरियल। और बेटा इट्स अ ब्रांच ऑफ बाइल डक्ट। तो मैं फिलहाल ब्रांच नहीं लिखते हुए सिर्फ बाइल डक्ट इतना ही लिखूंगा, बाकी आप समझ जाइए उसकी माइनर ब्रांच रहेंगी। ओके, तो चलिए अब ये तीनों भी लोग क्या कर रहे हैं? तो मैंने जैसे कहा था ये दोनों ब्लड सप्लाई करेंगे इनटू दिस, और ये जूस अंदर बना है, अंदर से उसको बाहर की तरफ लाना है। मतलब ये दोनों अंदर की तरफ सप्लाई करेंगे और इसका जो कंटेंट है वो अंदर से बाहर की तरफ आएगा। तो डायरेक्शन ध्यान में बहुत रखना जरूरी है बेटा, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। अब सबसे पहले आप ध्यान देंगे अंदर है क्या बेटा। अंदर सिंपल क्या है बेटा, एक हेक्सागोन बना है और हेक्सागोन में एक सेंट्रल वेन बनी है। ये सेंट्रल वेन लोब्यूल के सेंटर में करके इसका नाम सेंट्रल वेन है। अब इस लोब्यूल के अंदर जो कुछ भी गंदगी रहेंगी, मतलब जैसे कि इसके अंदर जो ढेर सारे सेल्स है, हिपैटिक सेल्स, लीवर के सेल्स, जिन्हें हिपैटोसाइट्स भी बोलते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं बेटा? हिपैटोसाइट्स। मैं लेबल कर देता हूं बेटा, आप ध्यान देंगे। सी दिस, ये जो बीच में मैंने ब्लैक कलर के जो सेल्स बनाए बेटा, ढेर सारे सेल्स आपको दिख रहे हैं, तो ये जो सेल्स होते हैं इन्हें हम लोग कहते हैं हिपैटोसाइट्स। और बेटा मैं आपको एकदम एक चीज क्लियर कर दूं, ये आपके लोब्यूल का 80% हिस्सा, आपके लोब्यूल का 80% हिस्सा हिपैटोसाइट बनाते, मतलब लीवर के सेल्स बनाते। आप देखो हर जगह आपको ब्लैक 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 मैंने सेल्स बनाए हुए, करेक्ट। अब सर मामला क्या आप समझाने जा रहे हो? मैं ये कह रहा हूं कि ये सेल्स को जब आप न्यूट्रिएंट्स देते हो तो उसके बदले में वो लोग क्या देते? वेस्ट। और ये सारे सेल्स की गंदगी उसके सेंटर में एक ड्रेनेज की पाइपलाइन है जिसको बोलते हैं सेंट्रल वेन, उसमें डाली जाती है। और ये सेंट्रल वेन, जैसे अब 50,000 लोब्यूल है तो 50,000 सेंट्रल वेन होंगे, फिर 50,000 सेंट्रल वेन आपस में ज्वाइन होते 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 एक बड़ी पाइपलाइन बनाएंगे, और वो बड़ी पाइपलाइन फाइनली ये रहेंगे बेटा, हिपैटिक वेन, जो यहां से बाहर आ रही है। मतलब ये अंदर जो है वो यहां से इस तरह से बाहर निकलेगा बेटा, ठीक है। तो बेटा आप सभी लोग ध्यान देंगे मेरी बातों पे। ये जो मैंने लेबलिंग कर रहा हूं, मैं एक काम करता हूं पहले से लेबल कर ही देता हूं। सो दिस इज सेंट्रल वेन। तो why it is called as central vein? Because it is present in the center of the lobule. अगर मैं ऐसा मान के चल रहा हूं बेटा, ठीक है, कि ये एक ऐसी सेंट्रल वेन थी, सेंट्रल वेन सीवी, ओके, ये इधर एक लोब्यूल था, वहां से एक सेंट्रल वेन बाहर आई जिसमें सारी गंदगी है। अब मैं ऐसा मान लेता हूं कि यहां से एक और सेंट्रल वेन है, बाजू में एक और लोब्यूल है। अब सर ये क्या हो गए? आपस में ज्वाइन, लाइक दिस। तो ये भी हो गई सीवी, सेंट्रल वेन। अब ये सेंट्रल वेन आपस में ज्वाइन होके बनाते इंटरलोब्यूलर वेन। क्या बनाते? इंटरलोब्यूलर वेन। लोब्स, ये छोटे छोटे लोब्यूल्स है ना, हिपैटिक लोब्यूल्स। तो समझो ये एक हिपैटिक लोब्यूल है, इधर बाजू में एक हिपैटिक लोब्यूल है, ऊपर एक हिपैटिक लोब्यूल नीचे। तो इन सारे वेन्स आपस में ज्वाइन होकर बनाते इंटरलोब्यूलर वेन। फिर ऐसे बहुत सारे इंटरलोब्यूलर वेन, ऐसे बहुत सारे इंटरलोब्यूलर वेन ज्वाइन होते होते बाहर निकलते, और फाइनली एक बड़ी पाइपलाइन बनती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? हिपैटिक वेन। क्या कहते हैं इसे हम लोग? हिपैटिक वेन। तो बेटा देखो, दो सेंट्रल वेन या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ज्वाइन करके बनी इंटरलोब्यूलर वेन। फिर ऐसे बहुत सारे इंटरलोब्यूलर वेन ज्वाइन होकर बनी हिपैटिक वेन, और फाइनली ये हिपैटिक वेन लीवर की जो सुपीरियर बॉर्डर है वहां से बाहर की तरफ निकली पूरा वेस्ट ब्लड लेके, और इंफीरियर वेना केवा में जाके क्या होगी बेटा? ज्वाइन होगी। यहां तक समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, चलिए, तो ये हो गया वेनस सिस्टम एक तरह से। अब इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते, इसको यहां से मैं हटा देता हूं बेटा, इसकी जरूरत खत्म हो चुकी है। आप चाहे तो बाद में ये पहले वाला पॉज करके वो पूरा डायग्राम बना लेना। अब चलिए बेटा, अब मैं बताने जा रहा हूं कि इसके अंदर पूरा सिस्टम कैसे चल रहा है। ओके, तो बेटा आप ध्यान देंगे एकदम। क्या होता है सर,
पहले मैं एक एक करके बता दूं, हिपैटिक आर्टरी और हिपैटिक पोर्टल वेन्यूल, ये दोनों ब्लड सप्लाई देने वाली है। अब आप देखेंगे बेटा, मैंने सेंट्रल वेन के आजू बाजू ये रेड कलर में आपको दिख रहा है, बहुत ऐसे डार्क 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 बना है, ये है क्या सर? ये एक्चुअली एक कैपिलरी है, लेकिन इस कैपिलरी को फिलहाल बोलते हैं हम साइन्यूसॉइड्स, ब्लड साइन्यूसॉइड्स। सो साइन्यूसॉइड्स ये एक कैपिलरी का ही प्रकार है। आप देख रहे होंगे यहाँ एक साइन्यूसॉइड्स है, साइन्यूसॉइड्स 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 साइन्यूसॉइड्स, दिस आर बेसिकली द ब्लड साइन्यूसॉइड्स, क्योंकि इन साइनसेस के अंदर मैं ब्लड भरने वाला हूँ। एंड साइन्यूसॉइड कैपिलरी का वो प्रकार है जिसमें कैपिलरी सबसे मेजर लेवल की परमिएबल होती है, ठीक है। अब चलिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि ये जो मैंने बनाया है, यहाँ से मैं ब्लड डालूंगा, लेकिन वो ब्लड अकेले आर्टेरियोल का नहीं रहेगा, उसमें वेन्यूल का भी रहेगा, मतलब ये दोनों ब्लड इसमें मिक्स होने वाले। तो डायग्राम के हिसाब से मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, सी दिस, यहाँ फोकस करेंगे, मैं इसमें एक छोटा सा ल्यूमेन बना रहा हूँ बेटा, एक छोटा सा ल्यूमेन, एक रास्ता आपको समझाने के लिए। पहले इसमें पूरा ब्लड भरा हुआ था, अब मैंने थोड़ा खाली कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, हिपैटिक आर्टेरियल का ब्लड इसमें डालूंगा लाइक दिस, और हिपैटिक वेन्यूल का ब्लड भी इसमें डालूंगा लाइक दिस। अब ये दोनों ब्लड इस तरह से टुवर्ड्स द सेंट्रल वेन जाएंगे। तो बेटा एक बात आपको समझ में आनी चाहिए कि जो ब्लड का डायरेक्शन है दैट इज फ्रॉम पेरीफेरी टू द सेंटर, पेरीफेरी टू द सेंटर, पेरीफेरी टू द सेंटर, हर जगह से बाहर से ब्लड अंदर की तरफ आएगा, बाहर से ब्लड अंदर की तरफ आएगा, सेंट्रल वेन की तरफ जाएगा। लेकिन सर आपने हमको ये सिखाया है कि ये जो सेंट्रल वेन है, ये तो ड्रेनेज की पाइपलाइन है, इसमें सारी गंदगी जाएगी। तो बस बेटा, जब ब्लड यहां से यहां तक पहुंचेगा तो उस दौरान क्या होगा, उस ब्लड का, ये ब्लड के अंदर का जो सारा न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन था, आप देख रही है आजू बाजू में सेल्स है बेटा ब्लैक कलर में, जिसका मैंने नाम रखा था हेपैटिक सेल्स, हेपैटोसाइट्स। अब बेटा जैसे ये जब जाएगा यहां से, तो मैंने कहा था ये जो साइनस है मोर परमिएबल है, ये इतना परमिएबल है कि इसमें से माइक्रो मॉलिक्यूल्स नहीं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी ट्रांसफर हो जाते हैं। तो यहां से एक्सचेंज होना शुरू हो जाएगा तुरंत, मतलब लाइक दिस, यहां से न्यूट्रिएंट्स जाना शुरू हो जाएंगे इनटू द सेल इन बोथ द डायरेक्शन। आजू बाजू की जो सेल्स थे वो इसमें से न्यूट्रिएंट्स लेना शुरू करेंगे, और सिर्फ न्यूट्रिएंट्स लेंगे नहीं, अपनी गंदगी भी डालेंगे उसके अंदर, वेस्ट प्रोडक्ट भी डालते जाएंगे। अब बेटा इसी का मैग्नीफाई वर्जन, इसको थोड़ा जूम करके मैंने इस तरफ बनाया है, देख रहे आप, ये उसी का वर्जन है बेटा, जूम करके जो बनाया हुआ है। तो सबसे पहली चीज, यहां पर जिस तरह से हिपैटिक सेल्स अरेंज है साइनसेस के आजू बाजू, तो ये हिपैटिक सेल्स की अरेंजमेंट को ऐसा बोलते हैं लाइक अ लीनियर अरेंजमेंट, या इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड्स, या इसे हिपैटिक कॉर्ड्स भी बोल सकते हैं। मतलब जिस तरह से ये अरेंज होते बेटा, इसे आप लोग हिपैटिक कॉर्ड्स, एमसीक्यू में आ सकता है नीट एग्जाम में, या तो फिर रेडियल प्लेट्स, क्योंकि रेडियली अरेंज है ना, लाइक अ स्पोक, साइकिल के टायर में जैसे आप स्पोक्स देखते हो रेडियल, उस तरह से अरेंज है। तो जैसे मैंने एक जगह यहां पे जगह बनाई, आप इधर 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 सब जगह ऐसी जगह बना सकते, जैसे यहां पर भी एक बता देता हूं लाइक दिस, ब्लड साइनोसाइट्स। अब ये लोग इसमें ब्लड डालेंगे, और ये ब्लड कहां से कहां जाएगा, फ्रॉम पेरीफेरी टू सेंटर, और जब तक ये सेंट्रल वेन तक पहुंचेगा तब तक इसके ये आजू बाजू जो सेल्स है हिपैटिक सेल्स, वो लोग न्यूट्रिएंट्स निकाल चुके होंगे और उसके अंदर अपनी गंदगी डाल चुके होंगे, ठीक है। अब बेटा आप ध्यान देंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप चीजों के ऊपर, कैसा रहता है सर कि अभी ये जो तीनों की जो तिकड़म बन रही है, यहां पे दो का तो समझ में आ गया। अब आप देखिए बेटा, मैंने कहा था ये तीनों लोग, ठीक है, हर जगह दिखाई दे रहे, तो हमने इसको नामकरण क्या किया था बेटा, इट इज कॉल्ड एज व्हाट, पोर्टल ट्रायड। क्या कहा था, पोर्टल ट्रायड। तो फर्स्ट एमसीक्यू, पोर्टल ट्रायड क्या है, तो ये तीन लोगों का कॉम्बिनेशन है, ब्रांच ऑफ हिपैटिक आर्टरी कॉल्ड एज हिपैटिक आर्टेरियल, ब्रांच ऑफ हिपैटिक पोर्टल वेन दैट इज कॉल्ड एज हिपैटिक पोर्टल वेन्यूल, एंड द ब्रांच ऑफ बाइल डक्ट, तीनों का मिक्सचर, जिसमें से दो अंदर की तरफ सप्लाई कर रहे हैं और बचा अब इसकी कहानी बाइल डक्ट। तो बेटा मैंने कहा था ये जो डक्ट है, ये जो पाइपलाइन है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा, बाइल जूस, और ये जूस बनाएंगे कौन, सेल्स। अब सेल्स तो अंदर है सर, ये रहे सेल्स पूरे फैले हुए, 80% ऑफ द हिपैटिक लोब्यूल।
अब बेटा ये जो सेल्स है, फोकस करो बेटा, देखो यहाँ पे ध्यान दो थोड़ा सा, बहुत छोटी सी चीज़ है, थोड़ा ध्यान दीजिए। आप देख रहे होंगे ये एक हिपैटिक कॉर्ड है, उसके बाजू में एक हिपैटिक कॉर्ड है, दोनों के बीच में एक स्पेस थी। अब वो स्पेस के अंदर बाइल कैनेलिक्यूलाई होता है। क्या होता है बेटा? बाइल कैनेलिक्यूलाई। जैसे यहाँ पर ही बता दो, देखो यहाँ फोकस करो, ये एक हिपैटिक सेल्स की लेयर है, ये एक हिपैटिक सेल्स की लेयर है, तो दो हिपैटिक कॉर्ड्स हो गए। अब इसे हम लोग कहते हैं बाइल कैनेलिक्यूलाई। बेटा अगर मैं बहुत सादी भाषा में समझाने जाऊं, बाइल के कैनाल्स, और कैनाल्स मतलब होता है छोटी छोटी नालियां जिसमें से कुछ पास हो रहा है, नालियां बेटा छोटी छोटी सी। तो ये एक सेल है, ये एक सेल की लेयर है, अ लेयर, और बीच में एक स्पेस थी। अब ये दोनों जो हिपैटिक कॉर्ड्स थे, ये जो हिपैटिक कॉर्ड्स है, ये एक हिपैटिक कॉर्ड हो गया, ये एक हिपैटिक कॉर्ड हो गया, दोनों ने क्या किया? जूस बनाया। अब ये जूस इन्होंने डाल दिया बीच में, और वो जो नालियां है कैनेलिक्यूलाई, वो जूस लेकर आएंगी, और वो जूस लाके डालेगी किसके अंदर? इनटू दिस बाइल डक्ट। ये देखो यहां से भी लाके किस में डालेंगी? इनटू दिस बाइल डक्ट। यहां से भी लाके किस में डालेंगी? इनटू दिस बाइल डक्ट। सेम हियर, सब लोग ऐसे ही करेंगे, राइट? सेम हियर। तो कुछ समझ में आया बच्चों? तो बेटा ब्लड जा रहा है फ्रॉम पोर्टल ट्रायड टू सेंट्रल वेन, लेकिन बाइल जूस जा रहा है फ्रॉम सेंट्रल वेन टू पोर्टल ट्रायड। मतलब द डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट। पेरीफेरी टू सेंटर इज द ब्लड सप्लाई, बट सेंटर टू पेरीफेरी इज द बाइल जूस सप्लाई, राइट? अब अगर यहां पर बहुत खिचड़ी पक रही है तो उसी को मैग्नीफाई करके यहां लाया बेटा। अब इस पे आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है? इसी का मैग्नीफाइड वर्जन इधर रखा हुआ है बेटा मैंने। क्लियर है? अब देखिए, सबसे पहले मैं लेबलिंग्स कर देता हूं, आप लोग मेरी मदद करेंगे लेबलिंग्स करने में बेटा। सी दिस, ये जो मैंने बनाया है, ये क्या बनाया मैंने? दिस इज हिपैटिक आर्टेरियोल। ये कौन है बेटा? हिपैटिक आर्टेरियोल, ठीक है? अब ये कौन रहेगा बताओ? दिस इज बेटा हिपैटिक पोर्टल वेन्यूल। दिस इज हिपैटिक पोर्टल वेन्यूल। और ये नीचे आपका बाइल डक्ट, दिस इज गोइंग टू बी द बाइल डक्ट। तो ये तिगड़ी बन गई, ट्राइपॉड, ट्रायड, पोर्टल ट्रायड। ये ऊपर एक एक्स्ट्रा बनाया हुआ है। अब आप ध्यान देंगे, अंदर जैसे सेल्स थे वो सेल्स यहां पे ऐसे बनाए गए, ठीक है? तो ये आपके हिपैटिक सेल्स है, लेकिन हिपैटिक सेल्स प्रेजेंट इन द रोज। तो दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज डेफिनेटली व्हाट? हिपैटिक कॉर्ड्स। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? हिपैटिक कॉर्ड्स। और सिंगल सेल्स को हिपैटोसाइट्स। तो ये एक हिपैटिक कॉर्ड है, ये एक हिपैटिक कॉर्ड है। दोनों कॉर्ड के बीच में आपको ये एक पतली सी कैनाल दिख रही है, नाली दिख रही है, और इस नाली को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज व्हाट? बाइल कैनेलिक्यूलाई। क्या कहेंगे हम इसे? बाइल कैनेलिक्यूलाई। ओके? अब सर आप मुझे बताइए क्या पढ़ाने की कोशिश कर रहे हो बेटा? सी दिस, मैंने कहा था ये दोनों भी लोग ब्लड साइनोसॉइड्स में डालेंगे। ये दिख रहा है, तो ये साइनोसॉइड्स इधर मैंने ड्रॉ किया है बेटा। दिस इज साइनोसॉइड्स। मैं इसको अब एक काम करता हूँ, यहाँ लेबलिंग कर देता हूँ ऊपर की तरफ। बहुत ध्यान देंगे, बहुत सारी खिचड़ी पकने वाली है, लेकिन अगर ध्यान देंगे तो बाद में खिचड़ी को खाने में भी मज़ा आएगा, राइट? तो आप एकदम ध्यान देंगे। तो ये वो पैसेज है बेटा, साइनोसॉइड्स। और ये पैसेज समझो ये हो गया पेरीफेरी, जैसे हम लोग बता रहे थे पेरीफेरी, और यहाँ से सेंटर की तरफ। तो ये जो साइनोसॉइड्स है किसके अंदर जाके खुल रहा था बेटा? ऑब्वियसली ये कौन रहेगा बेटा? आपका सेंट्रल वेन। हु इज दिस? सीवी, सेंट्रल वेन। तो बेटा अब देखो, हमने यहां सीखा था कि हिपैटिक आर्टेरियोल, हिपैटिक पोर्टल वेन ये साइनोसॉइड में ब्लड डालेगी। तो ये डाल देंगी बेटा ब्लड। यहां से ये ब्लड इसमें गया, और यहां से ये ब्लड इसमें गया, ठीक है? अब ये ब्लड जा रहा है टूवर्ड्स द सेंट्रल वेन, ठीक है? अब देख बेटा, हिपैटिक आर्टेरियोल से हमको क्या मिला? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहां पर जो ऑक्सीजन आएगा बेटा, मतलब ऑक्सीजन किसके फॉर्म में आएगा? HbO2, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और वो ऑक्सीजन हमको जो आजू बाजू सेल्स है, देखो इधर भी हिपैटिक कॉर्ड्स है, बाइल कैनेलिक्यूलाई है, इधर भी वही है,
तो उनको सप्लाई करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। सबसे पहली चीज बेटा, ये जो ब्लड साइनस है और ये जो हिपैटिक कॉर्ड्स है, इनके बीच में स्पेस दिखाई दे रहा है काफी। यहां पे वो स्पेस बहुत कम था, लेकिन यहां पे मैंने जानबूझ के स्पेस को थोड़ा सा हाईलाइट किया है। तो ये जो स्पेस है बेटा बिटवीन द हिपैटिक कॉर्ड्स एंड द ब्लड साइनस, बिटवीन द हिपैटिक कॉर्ड्स एंड द ब्लड साइनस, इधर इधर थोड़ा सा ऐसी बस डॉट डॉट बना देता हूं। ये जो स्पेस है, ये स्पेस को हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस और इंट्रालोब्यूलर स्पेस भी बोल सकते हैं। फिलहाल मैं इंटरस्टिशियल स्पेस ऐसा नाम दे के रखता हूं ताकि आपको थोड़ा सा, ये कॉमन टर्म होता है, ध्यान में रहे, ठीक है। अब बेटा होता क्या है कि यहां से जो ऑक्सीजन मिला है हमको, वो हमको पहुंचाना है टूवर्ड्स दिस, ठीक है। क्योंकि ये हिपैटिक आर्टेरियल का मामला है बेटा, तो ये ऑक्सीजन लेकर आया होगा। और यहां से जो न्यूट्रिएंट्स मिले हैं फ्रॉम द हिपैटिक पोर्टल वेन्यूल, वो हमको पहुंचाना है इस तक। पहुंच जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे आप ऑक्सीजन पहुंचा रहे हो, जैसे आप न्यूट्रिएंट्स पहुंचा रहे हो, तो उसके बदले में भी तो कुछ लेना पड़ेगा ना आपको। तो उसके बदले में आपको मिलने वाला है बेटा वेस्ट। जैसे यहां से आने वाला है, ये सेल्स के अंदर क्या रहेगा बेटा, पूरा वेस्ट, क्योंकि ये मेटाबॉलिक सेल से कुछ ना कुछ बनाते रहेंगे, तो वो इसके अंदर आता जाएगा। और यहां से ऑक्सीजन गया है, तो उसके बदले में क्या लेना पड़ेगा बेटा, CO2, वो भी आता रहेगा। मतलब ऑक्सीजन जा रहा है, CO2 आ रहा है, न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं, वेस्ट आ रहा। और ये सारा ब्लड फाइनली जाके किस में ड्रेन होने वाला है, इनटू द सेंट्रल वेन, इनटू द सेंट्रल, सारा ब्लड सेंट्रल वेन में। और मैंने बताया था सेंट्रल वेन आपस में ज्वाइन होकर बनाएंगी इंटरलोब्यूलर वेन्स, फिर वो ज्वाइन होकर बनाएंगी हिपैटिक वेन, और ये हिपैटिक वेन लीवर के बाहर निकलेंगी और टुवर्ड्स द हार्ट जाएंगी विद द हेल्प ऑफ इंफीरियर वेना केवा। यहां तक क्लियर है बेटा। अब देख लो बेटा, यहां पे साइन्यूसॉइड्स के अंदर एक सेल्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स, जो डिफेंस मैकेनिज्म के, क्योंकि बेटा एक खतरा था। ये जो हिपैटिक पोर्टल वेन्यूल है बेटा, ये आपके एलिमेंट्री कैनाल से आई है। और कभी कभी ऐसा होता है बेटा कि आपके एलिमेंट्री कैनाल से सिर्फ न्यूट्रिएंट्स नहीं आते, कुछ जर्म्स भी आ जाते हैं। क्योंकि जब भी आप कुछ खाते हो, कुछ पीते हो, तो उसमें कुछ जर्म्स चले जाते हैं, लाइक बैक्टीरियाज वगैरह। तो जब आप न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं, तो उसके साथ जर्म्स भी ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। और ये जर्म्स अब लीवर तक आ गए। अब वो जर्म्स लीवर के सेल तक ना पहुंचे, यहां तक तो आ चुके, जैसे मान लो बैक्टीरिया आ चुका है सर, मान लो क्या आ चुका है, बैक्टीरिया। अब वो चीज नीचे तक नहीं पहुंच सके, इसलिए हमने यहां पे कुछ फैगोसाइटिक सेल्स, मतलब डिफेंसिव सेल्स बिठा के रखे बेटा। और वो फैगोसाइटिक सेल्स का नाम होता है, यहां पे मैं छोटा सा लिख देता हूं बेटा, आप ध्यान देंगे, दैट इज अ कूफर सेल्स। ये MCQ में आप ध्यान देंगे, कूफर इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। तो कूफर सेल ये साइन्यूसॉइड्स के अंदर थे। सर आपने लेबलिंग तो सेंट्रल वेन के अंदर किया, बेटा मेरे पास जगह नहीं थी ना, तो आप याद रखना, ये जो साइन्यूसॉइड्स है, आप देख रहे हैं साइन्यूसॉइड्स में कितने बड़े बड़े छेद है। मैंने कहा था ना, बहुत परमिएबल होती है, जिससे मटेरियल, कोई भी मटेरियल आसानी से एक्सचेंज हो सकता है, जो टुवर्ड्स द सेल जा सकता है, सेल से दूर भी जा सकता है, ठीक है। तो ये कूफर सेल्स का नाम क्या, काम क्या है, ऐसे जो बैक्टीरियाज आ जाते बेटा, इस बैक्टीरिया को किल करना। मतलब ये बैक्टीरिया को ये खा लेंगे, एनगल्फ कर लेंगे और पूरी तरह से पचा लेंगे। इसे हम लोग कहते हैं फैगोसाइटोसिस प्रोसेस। एंड कूफर सेल इज अ फैगोसाइटिक सेल्स। हर ऑर्गन में एक एक फैगोसाइटिक सेल रखा रहता है। जैसे आपके लंग्स में होते हैं क्लारा सेल्स, उनका काम भी ये रहता है कि लंग्स में अगर कोई इंफेक्शन हो जाए, जर्म्स हो जाए, तो उसको मार के खत्म करने का, ठीक है। अब बेटा बात है फैगोसाइटिक सेल्स की, ये जो प्रोसेस होती है फैगोसाइटोसिस, इसका डिटेल वर्जन आपको 12th में आएगा इन द चैप्टर हेल्थ एंड डिजीज। वहां पे फैगोसाइटोसिस का पूरा मैकेनिज्म बताया जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए आप लोग एक याद रखिए कि ये जो कूफर सेल्स है, ये जो कूफर सेल्स है, ये क्या कर रहे हैं, फैगोसाइटोसिस। क्या कर रहे हैं, फैगोसाइटोसिस, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। तो बेटा डिफेंस मैकेनिज्म का भी थोड़ा बहुत रोल आ रहा है। तो यहां से ये दोनों की चीजें अंदर गई और वहां से वो नीचे आ रही है सेंट्रल वेन में। अब फोकस इस पे करते हैं बेटा, टू द सेल्स ऑफ लीवर और उनके बीच की जगह। सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि लीवर के सेल्स के ऊपर आपने सिर्फ बाल बाल क्यों बना के रखे, द हेयर लाइक स्ट्रक्चर। तो बेटा समझदार को इशारा काफी,
ये बाल है माइक्रोविलाय, और कभी भी माइक्रोविलाय शब्द सुनाई पड़ता है तो माइक्रोविलाय इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन। तो आप देख रहे होंगे मैंने माइक्रोविलाय यहां लगा के रखे, तो यहां से न्यूट्रिएंट्स आने वाले थे, यहां भी लगा के रखे ऑक्सीजन आने वाला था। लेकिन आप देख रहे हैं कि सेल्स के एक ही सरफेस पे माइक्रोविलाय है, मतलब यहां पे जो ये वाला सरफेस आपको दिख रहा है, जो मैं अभी जिस पे पेन है, ये वाला सरफेस, इनके ऊपर माइक्रोविलाय नहीं है क्योंकि यहां से कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होने वाला था। ठीक है, तो माइक्रोविलाय इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब बेटा इन लोगों ने जो भी बाइल जूस बनाया है, अब क्या होता है ना बेटा, बाइल जो है, अब इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है वो तो आपको थोड़ी देर के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इतना पक्का है कि उस जूस के अंदर कुछ तो ऐसा है जो हमारे बहुत काम का है। ये बात आप समझ लीजिए, जो डाइजेशन में भी रोल प्ले कर रहा है, और ऐसा समझ लो कि वेस्ट प्रोडक्ट को एलिमिनेट करने में भी रोल प्ले कर रहा है। क्योंकि बेटा ये जो कूफर सेल्स है, मैंने जो बताया था फैगोसाइटिक सेल्स, इसका काम सिर्फ जर्म्स को मारना नहीं होता है। एक्चुअली क्या होता है बेटा, आरबीसी को तो आप जानते हो, आपके रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी का एक लाइफ स्पैन होता है, स्कूल में पढ़ते हम लोग, और वो लाइफ स्पैन होता है 100 से 120 दिन का, 100 to 120 डेज। और ऐसा कहते हैं कि 100 से 120 दिन के बाद जब आरबीसी बूढ़ा हो जाता है, तो ये जो ओल्ड आरबीसी, बूढ़े आरबीसी को हम लोग ये कूफर सेल के हवाले कर देते हैं, और कूफर सेल उसको पूरी तरह से ब्रेक डाउन कर देता है। अब कूफर सेल जब आरबीसी को ब्रेक डाउन करता है तो उसका भी वेस्ट जनरेट होता है, और वो जो वेस्ट है वो बाइल जूस में प्रेजेंट रहता है। बस उसका नाम सुन लेना, लिखवा के मैं बाद में दूंगा। तो वो बाइल जूस के अंदर वो जो वेस्ट है उसका नाम होता है बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, दैट इज अ बाइल पिगमेंट्स। क्लियर है यहां तक? तो वो जो बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन है बेटा, उसके लिए हमको ये जूस में डाल के उसको बाहर निकालना है। मतलब ये देखिए बेटा, ये बाइल जूस, बाइल जूस, बाइल जूस हर सेल से आ रहा है, और ये हेपेटिक कॉर्ड्स के बीच में जो स्पेस होती है इसे हम कहते हैं क्या, बाइल कैनेलिकुला। नाउ दिस बाइल कैनेलिकुला ओपन्स इनटू व्हाट, इनटू द बाइल डक्ट, और ये धीरे धीरे डक्ट सिस्टम आगे बढ़ता जाता है, क्योंकि ये जूस जो लीवर में बना है, ये जूस जो लीवर में बना है, मुझे इसे स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचाना है, और वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से हिस्से तक, द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, डिओडिनम। कहां तक? डिओडिनम, यहां तक। मतलब समझो ये लीवर है और यहां ऐसा डिओडिनम है, तो मुझे यहां से एक पाइपलाइन आपके यहां तक डिओडिनम तक पहुंचानी है, लेकिन लीवर के अंदर से लेकर बाहर तक, इस पाइपलाइन तक, और ये पाइपलाइन डिओडिनम तक कैसे पहुंची, और वो सारे डक्ट सिस्टम का नाम क्या है वो आपको देखना पड़ेगा। फिलहाल यहां तक समझा? तो बेटा द जूस ट्रेवल्स, डायरेक्शन क्या है बेटा, फ्रॉम सेंटर वेन टू बाइल डक्ट, मतलब फ्रॉम सेंटर टू पेरीफेरी, और ये कहां जा रहा है, फ्रॉम पेरीफेरी टू सेंटर। तो बेटा मैंने आपका जो हिपैटिक लोब्यूल था उसका मैग्नीफाइड वर्जन यहां बनाया ताकि आपको समझ में आए, राइट? तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक थोड़ा बहुत आपको क्लियर हुआ होगा बेटा। ठीक है, अब हमको लीवर में क्या क्या पढ़ना बाकी है। सबसे पहले हमको अब ये जो कहानी है, जो बाइल जूस की कहानी है, कि ये जूस इसके आगे गया का, वो कहानी हमको आगे बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने लीवर का एक छोटा मोटा डायग्राम बनाया है वो कहानी मैं उसी से आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, ये नीचे की चीज़ें मैं मिटा दूंगा और उसी को चीज़ को मैं आगे बढ़ाऊंगा बेटा। ठीक है, तो पहले आप इन सब चीज़ों को गौर से देख लो, पूरा गौर से देख लो, सब कुछ दिखाई दे रही है, राइट? तो उसको अभी मैं 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ, आप गौर से देखेंगे, राइट? और फिर मैं हम इसको आगे बढ़ाएंगे बेटा। सो बेटा अब उम्मीद करता हूं कि यहां तक समझा है। चलिए अब हमारी कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते। तो जो मैं कह रहा था कि अंदर जो जूस बना वो बाहर आया और बाहर मुझे स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचाना है, तो अब बेटा इधर आप लोग फोकस करेंगे टू दिस डायग्राम। तो बेटा अब अंदर का जूस बाहर आएगा, तो फिलहाल मैं इन सब चीज़ों को यहां से हटा देता हूं। लेट्स रब इट, गायब हो जाइए। चलिए अब यहां पर हम एक दूसरा डायग्राम बनाएंगे जो हमारे काम का है। ठीक है, तो ये दिस इज द इंफीरियर बॉर्डर ऑफ लीवर। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि आपके लीवर की जो इंफीरियर बॉर्डर है वहां पे एक और छोटी सी थैली है,
और ये छोटी सी थैली का नाम क्या होता है बेटा? गॉल ब्लैडर। यहां लिखे देता हूं मैं, दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज व्हाट? गॉल ब्लैडर। ठीक है। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर? जो ऊपर जूस बना है उसको स्टोर करना और थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट भी रहना। तो इट स्टोर एंड कॉन्सेंट्रेट बाइल जूस। इट स्टोर्स एंड कॉन्सेंट्रेट द बाइल जूस। बट सर इंपॉर्टेंट बात है कि अंदर जो 50,000 से 1,00,000 लोब्यूल है, वहां से जो जूस बना है वो नीचे डक्ट तक कैसे पहुंचा? ये पहला सवाल है। ठीक है, कुछ नहीं बेटा, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं शुरुआत कैसी होती। बाइल कैनेलिकुला, ये सबसे बेसिक बात है। इट ओपन्स इनटू बाइल डक्ट। अब बाइल डक्ट अपने ही लोब्स के बड़े बड़े डक्ट में ओपन होंगी, जिसको बोलते हैं हिपैटिक डक्ट। जैसे आपके पास दो लोब है, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। तो आपके राइट लोब के जितने भी बाइल डक्ट रहते, दे जॉइंस टू फॉर्म अ बिग हिपैटिक डक्ट। तो राइट हिपैटिक डक्ट, इधर का लेफ्ट हिपैटिक डक्ट आएगा। ठीक है, लेट्स सी बेटा, यहां पे फोकस कीजिए आप लोग। तो यहां से एक डक्ट आ रहा है, रफ डायग्राम चल रहा है बेटा। ठीक है, और ये इधर से भी एक डक्ट आ रहा है। अब ये दोनों डक्ट वैसे तो लीवर के अंदर ही ज्वाइन हो जाएंगे, अपन उसको बाहर तक लेके आए। तो ये जैसा है क्या? लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। एंड दिस इज गोइंग टू बी द राइट हिपैटिक डक्ट। राइट साइड से आए तो राइट हिपैटिक डक्ट, लेफ्ट साइड से आए तो लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। ठीक है, तो देखो सीक्वेंस क्या है। सबसे पहले शुरुआत हुआ बाइल कैनेलिकुला है। बाइल कैनेलिकुला ओपन्स इनटू बाइल डक्ट एंड बाइल डक्ट्स ओपन्स इनटू हिपैटिक डक्ट। अब ये दोनों डक्ट ज्वाइन हो गए और दोनों डक्ट ज्वाइन होके जो बनता है उसे हम लोग कहते हैं कॉमन हिपैटिक डक्ट। सारे नाम विथ सीक्वेंस याद रखना बहुत जरूरी है, तभी तो नीट एग्जाम क्रैक होगी, नहीं तो नहीं होंगी। तो फिर से एक बार, बाइल कैनेलिकुला है, बाइल डक्ट, हिपैटिक डक्ट्स जॉइंस टू फॉर्म कॉमन हिपैटिक डक्ट। अब ये कॉमन हिपैटिक डक्ट ओपन्स इनटू व्हाट? गॉल ब्लैडर। इसके अंदर वो जूस डालेंगी और यहां से जूस लेके बाहर निकलेंगी दूसरी पाइपलाइन। लेकिन डायग्राम में गौर से देखेंगे बेटा, थोड़ा डायग्राम में एक ट्विस्ट है। डायग्राम में जैसे दिखता है थ्योरेटिकली वैसे नहीं होता है। जानबूझ के बता रहा हूं, एकदम ध्यान देंगे। तो गॉल ब्लैडर से ये जो पाइपलाइन बाहर की तरफ निकली, मैं इसको यहां लेबलिंग करे देता हूं, बहुत कम जगह बची हमारे पास, तो यहां लेबलिंग करे देता हूं। दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज सिस्टिक डक्ट। क्या कहते हैं उसे? सिस्टिक डक्ट। तो बेटा अब सवाल ये उठ रहा है कि ये जो कॉमन हिपैटिक डक्ट है, उसने जूस गॉल ब्लैडर के अंदर डाला कि सिस्टिक डक्ट ने जूस अंदर डाला? तो बेटा एकदम आंसर में बता देता हूं डायरेक्ट, क्योंकि दिखता कुछ है और आंसर कुछ है। आंसर यह है कि कॉमन हिपैटिक डक्ट ने डाला। इट पोर्स बाइल जूस इनटू गॉल ब्लैडर। काम ही खत्म। लिख दिया मैंने आंसर कि बेटा जैसे दिख रहा है वैसा नहीं, ये लोग जूस अंदर डालेंगे और ये बाहर लेकर आएंगे। ठीक है, तो सिस्टिक डक्ट का काम क्या है? कैरी जूस अवे फ्रॉम द ब्लैडर। मेरे पास जगह नहीं तो मैं लिख दे रहा हूं ऐसे, कैरी जूस अवे फ्रॉम द ब्लैडर। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? अब कहानी आगे। अब सिस्टिक डक्ट और कॉमन हिपैटिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट और कॉमन हिपैटिक दोनों ज्वाइन हो गए और ये बना बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कॉमन बाइल डक्ट। क्या बना बेटा? कॉमन बाइल डक्ट। इसे हम लोग प्यार से सीबीडी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीबीडी। तो मैंने कहा था ना कि लीवर के अंदर जो जूस बना है मुझे उसे डिओडिनम तक पहुंचाना है, दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये लेकर जाएगा सीबीडी। तो राइट हिपैटिक डक्ट, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट जॉइंस टू फॉर्म कॉमन हिपैटिक डक्ट। कॉमन हिपैटिक डक्ट pours bile juice into the gallbladder. Cystic duct carries juice away from the gallbladder. Cystic duct and common hepatic duct joins to form what? Common bile duct. Now this common bile duct goes towards the duodenum.
राइट। अब मैं यहां पे एक सी शेप डिओडिनम बना दे रहा हूं आपके लिए। सो दिस इज बेटा डिओडिनम। अब क्या होता है बेटा, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि ये जो डिओडिनम है उसकी क्या, इसमें पैनक्रियास बैठा रहता है। दिस इज पैनक्रियास, और पैनक्रियास की एक मेन डक्ट आती है, दैट इज अ मेन पैनक्रियाटिक डक्ट, जिसका मैंने नाम था डक्ट ऑफ विल्सन। सो दिस इज मेन पैनक्रियाटिक डक्ट, एमपीडी, मेन पैनक्रियाटिक डक्ट, और ये सीबीडी, कॉमन बाइल डक्ट। अब ये बाइल जूस लेकर आ रहा है, ये पैनक्रियाटिक जूस लेकर आ रहा है। अब ये दोनों डक्ट को डिओडिनम में ओपन होना है, लेकिन ये दोनों भी पाइपलाइन एक साथ ही ओपन होंगे, अलग अलग नहीं। तो इसका मतलब ये दोनों पाइपलाइन को ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। ये दोनों पाइपलाइन ज्वाइन होंगे बिफोर ओपनिंग इनटू दिस। और ज्वाइन होके थोड़ा से एनलार्ज हो जाएंगे, एंड देन इट इज गोइंग टू ओपन इनटू व्हाट, then it is going to open into your duodenum। तो बेटा कॉमन बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट ज्वाइन हो गए, ज्वाइन होके बना हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट, देखो हिपैटो वर्ड इज फॉर लीवर, पैनक्रियास पैनक्रियास के लिए, तो दोनों की कॉमन डक्ट को बोलते हैं हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट, या दिस इज ऑल्सो नोन एज एम्प्यूला ऑफ वेटर। ये थोड़ा सा हल्का सा फुला हुआ पार्ट दिख रहा है ना, इसे बोलते हैं एम्प्यूला ऑफ वेटर। तो अब इसमें क्या है, दोनों जूस प्रेजेंट है, यहां से बाइल जूस, यहां से पैनक्रियाटिक जूस, एंड इट इज गोइंग टू ओपन इनटू व्हाट, इनटू द डिओडिनम। टेंशन की बात नहीं है, दोनों भी जूस अल्कलाइन नेचर के, इसलिए कोई खतरा नहीं था मिक्सिंग होने का। हाँ, लेकिन दोनों जूस में एंजाइम्स, बाकी के जो कंपोनेंट्स है वो डिफरेंट रह गए, लेकिन दोनों का अल्कलाइन नेचर है, इतना ही हमारे लिए काम की चीज़ है अभी। तो यहां तक बात समझ में आ गई। अब जनरली क्या होता है, एमसीक्यू यहां पे रुकते नहीं है बेटा, और एमसीक्यू आते हैं। एमसीक्यू जनरल आते हैं स्फिंक्टर्स पे, जैसे कॉमन बाइल डक्ट बिफोर ओपनिंग इनटू द पैनक्रियाटिक डक्ट, यहां पे उसकी ओपनिंग पे एक स्फिंक्टर था। स्फिंक्टर जनरली होता है बेटा टू रेगुलेट द ओपनिंग, कि मतलब इसे कब खुलना चाहिए कब नहीं खुलना चाहिए। ये हमेशा खुली हुई नहीं रहेंगी पाइपलाइन, हमेशा जूस ऊपर से नीचे तक आ रहा है, ऐसा नहीं होगा। तो ये स्फिंक्टर का नाम था बेटा स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। थोड़ा मुश्किल है लेकिन याद रखना पड़ेगा। स्फिंक्टर का नाम क्या था, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन किस पे प्रेजेंट है, कॉमन बाइल डक्ट। ये स्फिंक्टर क्या करता है, ये पाइपलाइन की ओपनिंग को कंट्रोल करता है। ऊपर से जो जूस आ रहा है नीचे इस कॉमन पाइपलाइन में हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट में कब खुलना चाहिए उसको कंट्रोल करता है। नहीं तो हमेशा जूस जाते जा रहा है ऐसा नहीं होगा, उसे कंट्रोल आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और बेटा बताइए कि पैनक्रियाटिक डक्ट पे नहीं है क्या, नहीं बेटा। अब डायरेक्ट इस ओपनिंग पे कंबाइंड वाली ये जो ओपनिंग है इसके ऊपर भी एक स्फिंक्टर होता है। स्फिंक्टर एक स्ट्रक्चर होता है बेटा मसल्स का बना हुआ, जो ओपनिंग को, या ये जो ओपनिंग्स हम लोग बोलते हैं, इसे कंट्रोल में रखना कि कब खुलना और कब नहीं। तो इनके ऊपर हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट में यहां पे लिखता हूं, इनके ऊपर जो स्फिंक्टर होता है उसका नाम होता है स्फिंक्टर ऑफ ऑडाई, ODD ऑड आई, ऑडाई। तो इसे आप कुछ बच्चे ऑडी भी बोलते हैं, स्फिंक्टर ऑफ ऑडी, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। बॉयडन और ये जो ऑडाई और ऑडी है ये साइंटिस्ट के नाम है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे बेटा, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो। तो ये जो पूरा पाइपलाइन का सिस्टम था इसे हम लोग कहते हैं बिलियरी सिस्टम। क्या बोलते हैं बेटा, बिलियरी सिस्टम। और ये जो बिलियरी सिस्टम, यहां नीचे लिख देता हूं कि जो भी मैंने पढ़ाया है ये है बिलियरी सिस्टम। और ये बिलियरी सिस्टम में आपको पाइपलाइंस की सीक्वेंस पूछी जाती है। तो चलिए फिर से एक बार पूरी सीक्वेंस इसमें बता रहा हूं, आप ध्यान देंगे। तो अंदर से बाहर की तरफ जाना है, मतलब सबसे पहले अंदर की सबसे छोटी चीज से बड़ी चीज तक आना है। तो अंदर सबसे पहले शुरुआत होगी बाइल कैनेलिक्यूला,
फिर बाइल कैनेलिकुला ओपन्स इनटू व्हाट? बाइल डक्ट. बाइल कैनेलिकुला, बाइल डक्ट. बाइल डक्ट ओपन्स इनटू देयर रिस्पेक्टिव डक्ट. राइट लोब की राइट हिपैटिक डक्ट, लेफ्ट लोब की लेफ्ट हिपैटिक डक्ट. तो राइट हिपैटिक डक्ट, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट. नाउ दिस बोथ द डक्ट्स जॉइंस टू फॉर्म व्हाट? कॉमन हिपैटिक डक्ट. ठीक है. अब ये कॉमन हिपैटिक डक्ट, ये जो छोटा सा गॉल ब्लैडर है उसके अंदर जूस डालेंगी. जूस वहां पे टेम्पररी स्टोर होता है. और मैं आपको बता दूं इसकी क्षमता इतनी है 50 ml की, सिर्फ 50 ml इतना ही जूस स्टोर हो सकता है. और लीवर पूरे 24 घंटों में बहुत ज्यादा जूस बनाता है, तकरीबन समझ लो 800 से 1000 ml, मतलब 1 लीटर के तकरीबन. लेकिन एट अ टाइम गॉल ब्लैडर में कितना जूस स्टोर होगा? सिर्फ 50 ml. ठीक है. अब वो 50 ml जब फुल हो जाएगा तो वो जूस को निकालना पड़ेगा. लेकर कौन आएगा? सिस्टिक डक्ट. तो कॉमन हिपैटिक डक्ट ने जूस डाला, बाहर निकाला सिस्टिक डक्ट. अब सिस्टिक डक्ट और कॉमन हिपैटिक डक्ट आपस में क्या हो गए? ज्वाइन. ज्वाइन होके क्या बना बेटा? कॉमन बाइल डक्ट. अब ये बाइल डक्ट जा रही है, इसको डियोडिनम के पास जाना है, ये जूस को डियोडिनम के पास पहुंचाना है. मैं आपको समझाऊंगा कि इस जूस का डियोडिनम में जाना क्यों जरूरी था, क्योंकि जूस का जब तक आप कंपोजिशन नहीं देखते आपको समझ में नहीं आएगा. ठीक है. तो अब बेटा अब आप देखिए कि कॉमन बाइल डक्ट गई डियोडिनम के पास, लेकिन वो अकेले नहीं गई. यहां से पैनक्रियास से आ गई मेन पैनक्रियाटिक डक्ट, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ डक्ट ऑफ वीरसंग. क्या बोलते? डक्ट ऑफ वीरसंग. अब ये दोनों भी पाइपलाइन ज्वाइन हो गए और ज्वाइन होके बनाया हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट. हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट, जिसका एक और नाम है एम्प्यूला ऑफ वेटर. क्या कहते हैं? एम्प्यूला ऑफ वेटर. अब क्या होता है? कॉमन बाइल डक्ट की ओपनिंग और हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट की ओपनिंग दोनों को थोड़ा कंट्रोल में रखा गया है. और कंट्रोल करने के लिए दो स्फिंक्टर है. कॉमन बाइल डक्ट की ओपनिंग पे स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन और इसकी ओपनिंग पे है स्फिंक्टर ऑफ ऑडाई. और भाई इसी तरह से बाइल जूस का ट्रांसपोर्ट चल रहा है. तो यहां तक समझ में आया? सो हिपैटिक लोब्यूल, उसके अंदर का मैग्नीफाइड वर्जन बिलियरी सिस्टम. अब हमको आगे पढ़ना है बाइल जूस का कंपोजिशन एंड द फंक्शंस ऑफ लीवर बेटा. ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. सो बच्चों, ये रहा बिलियरी सिस्टम. उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत समझा होगा. लेकिन ये बिलियरी सिस्टम में हम एक जूस को ट्रांसफर कर रहे थे जिसका नाम है बेटा बाइल जूस. तो चलिए उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते कि जूस में इतना खास क्या था और इसे डियोडिनम तक पहुंचाना क्यों इतना जरूरी था. सो बाइल जूस दैट इज अ सिक्रेटरी मटेरियल ऑफ लीवर. तो ये जो जूस है इसका पीएच होता है तकरीबन 8.6. तो ये है प्योरली अल्कलाइन नेचर का. अच्छा, लीवर में इसका पीएच अलग है और गॉल ब्लैडर में अलग है. इसके अंदर जब जूस है वो पीएच 8.6 है, लेकिन गॉल ब्लैडर में मैंने लिखा है इट कैन कॉन्सेंट्रेट द बाइल जूस. मतलब ये जो जूस है इसके अंदर का पानी थोड़ा सोख लेता है. पानी को अगर सोख लिया गया तो लिक्विड थोड़ा सा क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा. और इसका पीएच थोड़ा और नीचे आ सकता है, लेकिन वो अल्कलाइन ही रहेगा, लाइक 7.5 7.8 इतना होगा. मतलब ये पीएच लीवर के बाइल जूस का है. अगर आप लोग को गॉल ब्लैडर का बाइल जूस देखना है तो वो इससे कम में जाएगा. ठीक है. अब सर जूस में है क्या बताइए. तो ऐसा कहते हैं कि जूस में एक सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था बाइल सॉल्ट्स. ठीक है. दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था बाइल पिगमेंट्स. ठीक है. तो यहां मैं लिख देता हूं बाइल पिगमेंट्स. बाइल सॉल्ट्स एंड बाइल पिगमेंट्स. ठीक है. अब इन दोनों को मैं पहले एक्सप्लेन करता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग. सर इसमें कोई भी एंजाइम आपने नहीं लिखा? नहीं बेटा. बेटा ये ऐसा कहते हैं कि डाइजेशन में मदद करता है. तो हमारे दिमाग में चलना शुरू होता है कि फिर लीवर के अंदर जो जूस था उसमें कुछ एंजाइम्स होंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के लिए, फैट्स को डाइजेस्ट करने में काम आते होंगे. ऐसा कुछ भी नहीं था बेटा. ठीक है. तो द एमसीक्यू इज दैट नो एंजाइम्स, दे डोंट हैव एंजाइम्स एनी काइंड ऑफ. ठीक है. तो ये एमसीक्यू बन गया. अब बाइल सॉल्ट्स, इसमें क्या क्या है सर? तो इसमें अगर हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे, तो बाइल सॉल्ट्स में 3 सॉल्ट्स है. एक है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट, दूसरा है सोडियम ग्लाइकोकोलेट, और तीसरा है सोडियम टोरोकोलेट. सो पहली बार नाम सुन रहे होगे, लेकिन आदत पड़ जाएगी.
तो सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम ग्लाइकोकोलेट एंड सोडियम टोरोकोलेट, हर एक का अपना अपना फंक्शन है, वो फंक्शन भी मैं तुरंत ही बता दूंगा। क्या होता है सर, ये जो डिओडिनम है, सी शिप फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये डिओडिनम कनेक्टेड होता है स्टमक को। बेटा जिसने एलिमेंट्री कैनाल, मैंने एक वीडियो बनाया था, आपने देखा होगा, तो यहां से स्टमक की चीजें डिओडिनम में आती है। अब स्टमक इज फुल ऑफ एसिड, उसमें कौन सा एसिड होता है बेटा, HCl। तो जैसे आपने खाना खाया, वो स्टमक में गया, स्टमक में उसको डाइजेस्ट किया गया, नाउ दिस फूड पार्टिकल इज कंप्लीटली मिक्स्ड विद द HCl। नाउ वो फूड और HCl के मिक्सचर को एक शब्द दिया गया था जिसका नाम होता है चाइम। क्या नाम होता था बेटा, चाइम। चाइम इज कंप्लीटली एसिडिक, और वो चाइम जब नीचे आती है इनटू द डिओडिनम, तो वो डिओडिनम को जला सकती है, क्योंकि डिओडिनम का पूरा नेचर होता है अल्कलाइन, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन इज कंप्लीटली अल्कलाइन और स्टमक इज कंप्लीटली अपोजिट, वो होता है एसिडिक। तो अगर डिओडिनम को बचना है ऊपर के एसिड से, तो उसके ऊपर उसको उस एसिड के ऊपर अल्कलाइन जूस डालने पड़ते, इसीलिए तो ऊपर से बाइल जूस और यहां से पैनक्रेटिक जूस, एंड दे बोथ आर अल्कलाइन। तो स्टमक का जैसी चाइम, चाइम क्या है, मिक्सचर ऑफ फूड एंड HCl, जैसी आएगा ये दोनों जूस डालना शुरू करेंगे, और आप क्या करेंगे, उस चाइम की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करना शुरू करेंगे। तो ये तीनों सॉल्ट्स में से सोडियम बाइकार्बोनेट का काम होता है टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ चाइम। तो ये क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइजेस एसिडिटी ऑफ चाइम। ठीक है, तो बेटा अब कैसा होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट यहां से भी आ रहा है और पैनक्रेटिक जूस से भी आता है। सोडियम बाइकार्बोनेट कहीं पे भी नाम सुनोगे तो बेटा उसका काम है एसिडिक नेचर को न्यूट्रलाइज करना, ये हमेशा आपने याद रखना। तो बच्चे अब ये दो, सोडियम ग्लाइकोकोलेट और टोरोकोलेट, ये कर क्या रहे हैं सर, आपने कहा बाइल जूस डाइजेशन में मदद करता है, लेकिन दे डोंट हैव एनी एंजाइम्स। तो मदद कैसे कर रहा है, ये दोनों की मदद से। ये दोनों सॉल्ट्स का एक ही काम है, मैं आपको बताता हूं। They both are responsible for emulsification of fats. Emulsification of fats, या also known as neutralization of fats. Also known as neutralization of fats. ठीक है, तो सर मुझे थोड़ा बहुत ही समझा है कि ये फैट्स को डाइजेस्ट करने में मदद कर रहा है। जो भी आपने चीज, बटर, घी खाया है बेटा, उसको डाइजेस्ट करने में मदद करेगा। मतलब अगर ऊपर से बाइल जूस नीचे आया नहीं स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो आपने जितने भी फैट्स खाए ना बेटा, वो बिल्कुल आपको पचते नहीं है, और जैसे खाते वैसे के वैसे निकल भी जाते थ्रू द फीकल मैटर। तो बाइल जूस का आना कंपलसरी है टू डाइजेस्ट द फैट्स। फैट्स के डाइजेशन की शुरुआत बिना बाइल जूस के नहीं हो सकती। सर मुझे ना ये शब्द ही नहीं समझा, इमल्सिफिकेशन। तो बेटा बहुत सिंपल शब्द है ये। इसका मतलब होता है कि जो भी हम फैट्स खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आते हैं, बड़े बड़े फैट मॉलिक्यूल्स, उसको ब्रेक डाउन करके छोटा छोटा बनाना। तो लार्ज फैट इज कन्वर्टेड इनटू स्मॉलर फैट्स, मतलब टुकड़े करना सर। जो बड़े बड़े फैट के ग्लोब्यूल्स है उनको छोटे छोटे में कन्वर्ट करना, उसके बाद जाके फैट के जो एंजाइम्स होते हैं, फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम, जैसे इनका नाम होता है लाइपेज। अब वो बाइल जूस में भी तो नहीं है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन का खुद का एक जूस होता है, इंटेस्टिनल जूस। यहां से पैनक्रियास एक जूस लेकर है, पैनक्रियाटिक जूस। तो दोनों में लाइपेज होता है, पैनक्रियाटिक लाइपेज एंड इंटेस्टिनल लाइपेज। वो एंजाइम उसके बाद डाइजेस्ट करेगा जब लार्ज से स्मॉल होगा, मतलब पहले एंजाइम का रोल ही नहीं, और वो एंजाइम को एक्टिवेट करने की जिम्मेदारी भी इनकी ही रहेगी सर। तो ये जो सॉल्ट्स है, इनका पहला फंक्शन आपको ये तो समझा, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। दूसरा फंक्शन, दे ऑल्सो एक्टिवेट्स लाइपेज एंजाइम। मतलब देखो सीक्वेंस, देखो बेटा सीक्वेंस ये बोल रही है कि पहले आप लार्ज से फैट को स्मॉल करो, अब जो वो स्मॉलर फैट मॉलिक्यूल्स है उस पे ये एंजाइम एक्शन लेगा। ये एंजाइम इस जूस के अंदर नहीं है, ये एंजाइम पैनक्रेटिक जूस या इंटेस्टिनल जूस में होता है, लेकिन उस एंजाइम को पहले एक्टिवेट करना पड़ता है, तब जाके प्रोसेस आगे बढ़ती है। मतलब फैट के डाइजेशन में ये दोनों सॉल्ट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लाइकोकोलेट एंड टोरोकोलेट। अभी बात खत्म नहीं हुई, इसको और आगे बढ़ाते हैं। अब सर इन्होंने फैट्स को डाइजेस्ट करने में तो मदद किया, और ये सॉल्ट्स अब फैट्स को एब्जॉर्ब करने भी मदद करेंगे, क्योंकि डाइजेशन के बाद न्यूट्रिशन का अगला स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो उसमें भी मदद करेंगे बेटा। तो बेटा लाइक जैसे कि फैट सॉल्युबल चीज है,
it helps in absorption of fat soluble products like, अब फैट्स के अगर टुकड़े टुकड़े करोगे तो उसका स्मॉलेस्ट फॉर्म होता है फैटी एसिड, फिर कुछ अपने विटामिन हैं जो फैट सॉल्युबल होते हैं, विटामिन ए, डी, ई एंड के, दिस आर द फैट सॉल्युबल विटामिन्स। तो इन सब को एब्जॉर्ब करने के लिए भी ये जो सॉल्ट्स है, सोडियम ग्लाइकोकोलेट एंड सोडियम टोरोकोलेट, ये आपकी मदद करने वाले। यहां तक क्लियर है एकदम बेटा? तो बेटा ये तीन फंक्शन और ये ऊपर न्यूट्रलाइजेस द एसिडिटी ऑफ चाय, इतना क्लियर हो गया। अब ये जो बाइल पिगमेंट्स है बेटा, दिस इज कंप्लीटली वेस्ट प्रोडक्ट, ये पूरा वेस्ट है। और ये बाइल पिगमेंट्स में दो पिगमेंट्स होते हैं, इनके बारे में भी जानकारी दे दूं। एक होता है आपका बिलीरुबिन और एक है आपका बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन का कलर होता है ग्रीन कलर और बिलीवर्डिन का कलर होता है ग्रीन कलर और बिलीरुबिन का होगा येलो कलर। और मैं आपको बता दूं, ये जो वेस्ट है, ये जो मतलब बाइल पिगमेंट्स, ये जो वेस्ट है, ये कहां से जनरेट हुआ? इट इज ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, मतलब आरबीसी, हीमोग्लोबिन उसके अंदर ही होता है ना। आप भूल गए, मैंने जस्ट अभी आपको बताया था कूफर सेल्स, जब आरबीसी बूढ़ा हो जाता है, बूढ़ा बोलते हो आफ्टर 100 to 120 डेज, तो बूढ़े आरबीसी का डिस्ट्रक्शन किया जाता है। अब एक सिंगल आरबीसी के अंदर तकरीबन 280 मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ एचबी होता है। आई रिपीट, वन आरबीसी कंटेन्स मैक्सिमम 280 मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन। अब जब ये हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होता है तो उसमें से कुछ वेस्ट जनरेट होता है, तो डिस्ट्रक्शन ऑफ एचबी की वजह से वेस्ट आया बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। एक्चुअली सबसे पहले बनता है बिलीवर्डिन और उसके बाद बिलीवर्डिन पूरा कन्वर्ट हो जाता है बिलीरुबिन में। और बेटा ये वेस्ट बॉडी से बाहर निकलना जरूरी है, बॉडी से बाहर निकलना जरूरी है। दिस इज वेरी हाईली पॉइजनस वेस्ट जो हीमोग्लोबिन के डिस्ट्रक्शन से बना। तो सर इसको जूस में क्यों डाला? देख बेटा, अगर लीवर में बना है तो बाहर निकालने का एक ही तरीका था, थ्रू द फीकल मैटर। और फीसेस कहां बन रहे थे बेटा? लार्ज इंटेस्टाइन में। तो हमने क्या किया, लीवर से जो जूस जा रहा था, बाइल जूस, उसके अंदर डाल दिया। देखो लीवर से जो जूस जा रहा था उसके अंदर डाल दिया, वो जूस गॉल ब्लैडर में है, वहां से स्मॉल इंटेस्टाइन में है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब डिओडिनम, डिओडिनम, जेजुनम, इलियम, दीज आर द थ्री पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो बाइल सॉल्ट्स अपना अपना काम करेंगे डिओडिनम में जाके। डिओडिनम में इसका कोई रोल नहीं, ये गंदगी है बेटा। अब ये गंदगी स्मॉल इंटेस्टाइन से पास ऑन होते होते कहा जाएंगी लार्ज इंटेस्टाइन पे। लार्ज इंटेस्टाइन में जो फीसेस बन रहे उसके अंदर हम लोग ये बिलीरुबिन मतलब ये वेस्ट को डाल देंगे और वहां से बॉडी के बाहर निकाल देंगे बेटा। आपके फीकल मैटर को येलो कलर बिलीरुबिन की वजह से आता है। आप जो खाते हो खाना वो हमेशा येलो कलर का होता है इसलिए येलो कलर के फीकल मैटर आते, ऐसा नहीं है, उसके अंदर ये बिलीरुबिन प्रेजेंट है बेटा। सो हम इसको कंबाइंडली लिख देते, एलिमिनेट्स along with feces, फीकल मैटर के थ्रू बाहर जाते हैं। किसी बच्चे ने पूछ लिया कि सर ये यूरिन के थ्रू क्यों नहीं बाहर जाते? क्योंकि बॉडी में दो वेस्ट है बेटा। यूरिन कहाँ बनती? किडनी में। आपकी यूरिन का कलर हमेशा ट्रांसपेरेंट होता है, एकदम वाटरी। सर कभी कभी यूरिन येलो भी दिखती, वो जो कभी कभी येलो दिखती ना, उसके पीछे जिम्मेदार यही था, बिलीरुबिन। जिस दिन आपके बॉडी में आरबीसी का डिस्ट्रक्शन ज्यादा हो गया, जैसे आप बहुत बीमार पड़ गए या किसी दिन आपने बहुत एक्सरसाइज कर ली या बहुत ज्यादा धूप में घूम लिए, तो उस दिन आपके बॉडी में आरबीसी का डिस्ट्रक्शन बहुत होता है। आरबीसी का डिस्ट्रक्शन ज्यादा हुआ तो वेस्ट प्रोडक्ट भी ज्यादा बना, बिलीरुबिन। बिलीरुबिन अब फीकल मैटर के थ्रू तो गया, लेकिन इतना ज्यादा बिलीरुबिन बन गया कि अब लीवर से वो बिलीरुबिन किडनी की तरफ भी ट्रांसफर करना पड़ा। किडनी आपकी यहाँ पीछे की तरफ होती है, किडनी में बनती यूरिन, और उस यूरिन के अंदर हमने डाल दिया है वेस्ट बिलीरुबिन और वहां से बाहर। तो जिस दिन भी आपको यूरिन येलो कलर की होगी तो समझ लेना अंदर हीमोग्लोबिन का डिस्ट्रक्शन कुछ ज्यादा लेवल पे हुआ है बेटा। यहां तक बात समझ में आ गई आपको? क्लियर है? और बेटा ये वो बिलीरुबिन है, अगर बॉडी के बाहर नहीं निकला और इसका परसेंटेज ब्लड में बढ़ता गया तो उस बीमारी को क्या बोलते हैं आप जानते हैं? जॉइंडिस। मराठी में अपन क्या बोलते हैं उसे? काविड, राइट? पीलिया हिंदी में बोलते हैं, पूरा इंसान पीला पीला पड़ते जाता है। ये पीलेपन के पीछे जिम्मेदार कौन था? बिलीरुबिन, येलोनेस।
कि जैसे कि समझ लो कि आपके हाथ, आपके नाखून, आपकी आंखें ये येलो येलो दिखाई दे रही है, तो इसके पीछे रीजन था जॉइंटिस। मतलब इसका बाहर निकलना बहुत जरूरी है सर, नहीं तो ये बॉडी में फैलता जाता है एंड इट इज हाईली पॉइजनस। इसके वजह से इंसान मर भी सकता है बेटा, ठीक है। तो वैसे ये जॉइंटिस बीमारी हम चैप्टर के आखिरी में पढ़ेंगे। फिलहाल याद रखना जॉइंटिस किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द एक्सेसिव परसेंटेज ऑफ बिलिरुबिन इन द ब्लड। क्लियर है बेटा यहां तक? सो दैट इज ऑल अबाउट द बाइल जूस, ठीक है। तो बाइल सॉल्ट्स, बाइल पिगमेंट्स, यहां तक खत्म है। नो एंजाइम्स, ये भी आपको याद रखना, पीएच वैल्यू याद रखनी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा लीवर के ओवरऑल फंक्शंस, ठीक है। तो उसकी भी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, उसको भी देख लेते बेटा। तो उम्मीद करता हूं यहां तक थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। सो चलिए, आफ्टर द बाइल जूस लेट्स स्टार्ट विद द फंक्शंस ऑफ लीवर। तो पहले तो मैंने 7 लिखे, इसको समझ लेते, इसके आगे और है बेटा। तो ये टर्मिनोलॉजी आपको समझना बहुत जरूरी है। जैसे सबसे पहला मैंने लिखा ग्लाइकोलाइसिस, बेटा ये सारे फंक्शन लीवर के सेल्स में चल रहा है। लीवर के सेल्स को अपन बोलता है हिपैटोसाइट्स। देखो पहला फंक्शन है ग्लाइकोलाइसिस, मतलब इससे क्या लग रहा है, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन हो रहा है, ठीक है। तो जैसे कि ग्लाइकोजन दैट इज अ स्टोरेबल फॉर्म ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल आप बोल सकते हैं। जैसे प्लांट्स में स्टार्च होता है वैसे हमारे पास ग्लाइकोजन है। हमारी बॉडी में जो ग्लाइकोजन है वो 2 जगह स्टोर होता है, एक लीवर इटसेल्फ और दूसरा स्केलेटल मसल्स। तो कहाँ कहाँ ग्लाइकोजन स्टोर हो रहा है, एक लीवर इटसेल्फ और दूसरा स्केलेटल मसल्स। बॉडी में जितनी भी स्केलेटल मसल ढेर सारे। और जब भी आपको जरूरत पड़ती है, जैसे आपकी शुगर कम हो रही है, तो ये ग्लाइकोजन को निकाला जाता है और इसे ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। सो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाना ये लीवर में तो चल रहा था, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये थी, ये रिएक्शन करने के लिए एक हार्मोन की जरूरत पड़ी, और वो हार्मोन कहाँ बना, इनटू पैनक्रियास। कहाँ बना बेटा, पैनक्रियास। तो पैनक्रियास से लीवर तक हार्मोन तो ब्लड के थ्रू जाता है बेटा, एंडोक्राइन सिस्टम है, ब्लड के थ्रू जाएगा, उसके लिए कोई सेपरेट डक की जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है। तो ये काम कौन सा हार्मोन कर रहा था बेटा, तो मैंने पैनक्रियास जब पढ़ाया तब आपको बताया था, फिर से एक बार बता देता हूँ, ग्लूकागॉन हार्मोन। कौन कर रहा था, ग्लूकागॉन हार्मोन, जिसका काम रहता है ब्लड की शुगर को बढ़ाना, तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। अब देखिए बेटा अगला टर्म ग्लाइकोजेनेसिस। पहले ग्लाइकोजन का लाइसिस किया, अब ग्लाइकोजन का जेनेसिस, मतलब उसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, मतलब रिएक्शन रिवर्स हो जाएंगी। अब मान लेते कि आपके बॉडी में, आपके ब्लड में ग्लूकोज बहुत हो चुका है, एक्सेस। अब ये जितना भी एक्सेस ग्लूकोज था मैं इसको स्टोर कर दे रहा हूं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, रिजर्व फूड मटेरियल, ताकि जब भी मैं कुछ एक्सरसाइज वगैरह करूंगा या पता चला जब मुझे कोई खाने को नहीं मिला है, तो मेरे बॉडी का जो ग्लाइकोजन है वो इस्तेमाल हो सकता है, ताकि मेरे बॉडी की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है वो चलती रहे। लेकिन ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाना, इसके पीछे भी हार्मोन था, और इसे भी आप लोग जानते हो बेटा, इंसुलिन हार्मोन, जो बना था पैनक्रियाज में, बट एक्शन टेक्स प्लेस इनटू द लीवर, राइट। तो ये दोनों अपोजिट हार्मोन्स है, ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन। अब अगला टर्म देखो बेटा ग्लूकोनियोजेनेसिस। नाम में जेनेसिस है, मतलब फॉर्मेशन है। किसका फॉर्मेशन है, ग्लूकोज का। तो सर यहां पर भी तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ था, लेकिन वो ग्लाइकोजन से हो रहा था। अब हम लोग ग्लाइकोजन का इस्तेमाल नहीं कर रहे, अब हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं फैटी एसिड एंड द अमाइनो एसिड्स, मतलब नॉन कार्बोहाइड्रेट से कार्बोहाइड्रेट बनाने की कोशिश, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ जो होते हैं ना फ्री फैटी एसिड्स या फिर अमाइनो एसिड्स। अब बेटा ये कहां मिलेंगे आपको, फैटी एसिड और अमाइनो एसिड। फैट्स को ब्रेक डाउन करो फैटी एसिड मिलेगा, प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन करो अमाइनो एसिड मिलेगा। अब इसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं किसके अंदर बेटा, ग्लूकोज। किस में कन्वर्ट कर रहे थे बेटा, ग्लूकोज। तो ये थे बेटा फैट्स और प्रोटीन के हिस्से, तो इसे हम लोग बोलते हैं नॉन कार्बोहाइड्रेट्स। तो जब आप नॉन कार्बोहाइड्रेट से एक कार्बोहाइड्रेट बना रहे हो, दैट इज ग्लूकोज, ठीक है। तो बेटा उस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। जब आप कार्बोहाइड्रेट से कार्बोहाइड्रेट बना रहे हो तो दैट इज ग्लाइकोजेनेसिस, सॉरी ग्लाइकोलाइसिस, लेकिन इसके लिए ग्लूकोनियोजेनेसिस। लेकिन बेटा यहां पे घूम फिर के ग्लूकोज तो बनी है, तो हार्मोन फिर से सेम, ग्लूकागॉन, वही हार्मोन है जो ग्लूकोज बना रहा था। मतलब सर अगर ये जो प्रोसेस चल रही है, ये प्रोसेस के पीछे ग्लूकागॉन था, लेकिन अगर ये प्रोसेस स्टॉप करनी है, नहीं सर मुझे फैट्स को या प्रोटीन्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं करना, तो फिर कौन सा हार्मोन आएगा, इंसुलिन, उसके अगेंस्ट, उसके अपोजिशन में।
अब देखो बेटा लाइपोजेनेसिस, नाम से बताओ क्या हो रहा है सर? लिपिड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, करेक्ट। कभी कभी क्या होता है, जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पे ग्लूकोज को हम ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब मान लो बहुत ग्लूकोज है बेटा, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होने के बाद भी बच गई, तो जो एक्सेसिव ग्लूकोज होती है फिर उससे हम लोग क्या बनाना शुरू करते हैं? फैट्स, मतलब उससे मोटापा आना शुरू होता है। ज्यादा मीठा खाओगे, बहुत ज्यादा ग्लूकोज होगी, उससे मोटापा आ सकता है तुमको, ठीक है। तो यहां पे हम लोग ग्लूकोज, इट इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट? फैट्स। सो दैट इज लाइपोजेनेसिस। फिलहाल इसके लिए कोई हार्मोन नहीं है तो नहीं लिखेंगे हम लोग। तो इतना समझ में आ गई टर्मिनोलॉजी बेटा आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन बहुत सिंपल है बेटा, नाम के आगे डीई लिखा है तो डीई का मतलब रिमूवल, क्या? टॉक्सिन्स। मतलब आपके बॉडी में, आपके ब्लड में जो भी पॉइजन्स होते हैं, वो पॉइजन्स को बॉडी से बाहर निकालना या उसको न्यूट्रलाइज करना, ये इसका काम है बेटा, ठीक है। तो बेटा इट न्यूट्रलाइजेस टॉक्सिक प्रोडक्ट्स और पॉइजन्स। अच्छा बेटा, मैं उन पॉइजन्स की बात नहीं कर रहा हूं जो लोग सुसाइड करते समय एक्सटर्नली ले लेते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जैसे आपने कुछ खाया, उसके अंदर कुछ गंदगी आ गई, या बॉडी के अंदर ही कोई वेस्ट जनरेट हो गया, वो काफी पॉइजनस है, तो उसको थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करना, उसको थोड़ा कम करना, उसका जो हार्मफुल इफेक्ट है कम करना, ये वो काम है डिटॉक्सिक। नहीं सर मैं कुछ भी पॉइजन खा लूंगा मेरा लीवर संभाल लेगा, ऐसा नहीं होता है बे, ठीक है। ये अंदर के पॉइजन की बात चल रही, बाहर से जो अलग से आ रहा है उनकी नहीं चल रही। अब सिंथेसिस ऑफ वेस्ट, जहां लीवर इतना अच्छा काम कर रहा है वहां लीवर में गंदगी भी तैयार हो रही है, राइट। और वो गंदगी अलग अलग है और उनकी प्रोसेस भी अलग अलग है। एक्चुअली गंदगी वाला जो चैप्टर है वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसको आने के लिए भी बहुत टाइम है बेटा। जनरली वो होता है 11th के एनसीईआरटी बुक में, लेकिन पढ़ाते हैं 12th में, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो जैसे हमारे बॉडी में 3 वेस्ट बनते हैं, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। आई रिपीट, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। और तीनों को बनाने की मैकेनिज्म अलग है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है तीनों भी लीवर में ही बनते हैं। और हम लोग ह्यूमन बींग है तो हमारा सबसे मेन वेस्ट प्रोडक्ट है यूरिया, तो सबसे ज्यादा मात्रा यूरिया की रहेंगी। हर जानवर का, हर एनिमल का अलग अलग वेस्ट होता है। जैसे अगर आप मुझे बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स का बोलोगे, जैसे घर में चिपकली है, बाहर पंछी देखते हो, उनका वेस्ट है यूरिक एसिड, तो उनके बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा ज्यादा रहेगी। हमारे बॉडी में यूरिया की मात्रा ज्यादा रहेगी। जैसे आप फिशेस, एक्वेटिक एनिमल्स देखते हो, तो उनके बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट होता है अमोनिया, तो उनमें ज्यादा रहेगी, ठीक है। तो मैं आपको बताने की ये कोशिश कर रहा हूं कि वेस्ट बनाते समय अलग अलग मैकेनिज्म्स है। मैं उन मैकेनिज्म्स के नाम लिख देता हूं, लेकिन ये मैकेनिज्म आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम में एक्सप्लेन किए जाएंगे, ठीक है। तो नाम तो लिख देते हैं एटलीस्ट, जैसे डीअमाइनेशन प्रोसेस। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि ये जो डीअमाइनेशन प्रोसेस है बेटा, ये प्रोसेस से कौन सा वेस्ट बनता है? अमोनिया। इससे अमोनिया वेस्ट बनता है, ठीक है। अब जैसे दूसरा है बेटा ऑर्निथाइन साइकिल, इसे हम लोग यूरिया साइकिल भी बोलते हैं। और वो यूरिया साइकिल बोलने से आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाऊंगा कि वेस्ट कौन सा बनता है सर? यूरिया, ठीक है। एंड द लास्ट वन जो हमारे लीवर में काम चल रहा है, आयोनोसिनिक एसिड पाथवे। सिर्फ आप लोग नाम ध्यान में रखेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम चैप्टर में ये आपको पूरा डिटेल में आने वाला है। तो इससे कौन सा वेस्ट बेटा? यूरिक एसिड। तो ह्यूमंस के अंदर ये वाली चीज सबसे मैक्सिमम है। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये दोनों एब्सेंट है, ह्यूमन बीइंग में तीनों भी प्रोसेस चलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कौन सी प्रोसेस चलती है ह्यूमन बीइंग में? तो ये वाली, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये अपने को एक्सक्रीटरी सिस्टम में आने ही वाला है। तो डीअमाइनेशन फॉर अमोनिया, ऑर्निथाइन साइकिल फॉर यूरिया, आयोनोसिनिक एसिड फॉर पाथवे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ यूरिक एसिड। अब अगला है सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स। क्या होता है बेटा क्लॉटिंग फैक्टर्स? खून को जमाने वाले फैक्टर्स। जैसे आपको छोटा सा ब्लेड से कट गया, खून निकलता है और कुछ मिनटों के बाद बंद हो जाता है। ऐसा तो नहीं कि छोटा सा कट गया पूरा 5 लीटर खून बह गया, थोड़ा बहता है और बाद में खून अपने आप रुक जाता है। ये अपने आप कैसे रुका? एक मैकेनिज्म है क्लॉटिंग फैक्टर, जिससे बॉडी का ब्लड बाहर आने से रुक जाता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद। ये आपको सर्कुलेशन चैप्टर में इसका पूरा मैकेनिज्म है। लेकिन इस मैकेनिज्म में जो फैक्टर्स लगते हैं उनमें से कुछ फैक्टर्स यहां बनते, मैं एक दो की नाम लिखता हूं। जैसे विच क्लॉटिंग फैक्टर्स आर सिंथेसाइज्ड हियर? तो जैसे प्रोथ्रोम्बिन, नाम याद रखो बेटा, सब आगे काम आएंगे। फाइब्रिनोजेन, तो these are the clotting factors which is going to be synthesized in the liver.
एक एमसीक्यू बता देता हूं, ये जो प्रोथ्रोम्बिन क्लॉटिंग फैक्टर है वो लीवर में बन तो रहा है, लेकिन उसके लिए विटामिन के आपकी बॉडी में रहना बहुत जरूरी है। विटामिन के अगर आपने नहीं खाया या आपकी बॉडी में बना नहीं, तो ये प्रोथ्रोम्बिन नहीं बन सकता, भले आपके पास लीवर भी रहे। तो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन क्लॉटिंग फैक्टर जो खून को जमाने में मदद करता है, तो दैट इज विटामिन के रहना जरूरी है उसके फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। अच्छा सर, अंदर जो खून है अंदर क्यों नहीं जमता है? क्योंकि बेटा ये क्लॉटिंग फैक्टर्स को एक्टिवेट करने के लिए आपका ब्लड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में या दूसरे कुछ फैक्टर्स होते हैं वो होना चाहिए। मैं कह रहा हूं ना, वो बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर है, उसमें इसका पूरा मैकेनिज्म आएगा, ठीक है। तो यहां तक के फंक्शन समझ में आ गए। अच्छा, सिर्फ इतना ही सिंथेसिस नहीं हो रहा है, और भी आगे फंक्शन है, लिस्ट अभी बाकी है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक थोड़ा बहुत आपको समझा। सो लेट्स प्रोसीड विद द अनदर फंक्शंस ऑफ लीवर। तो आप देख रहे हो, मैंने लिखा हीमोपोइटिक ऑर्गन। पोइटिक, पोइसिस का मतलब होता है बेटा फॉर्मेशन, और इसके सामने वर्ड है हिम। हिम बोले तो हीमोग्लोबिन नहीं, ब्लड को भी बोलते हैं। तो बेटा फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, और ब्लड में मैं स्पेसिफिकली बोलूंगा आरबीसीस, ठीक है। लेकिन ये एक पर्टिकुलर लाइफ के स्टेज में, इन केस ऑफ एम्ब्रियोज ओनली, मतलब जब बच्चा पैदा नहीं हुआ, मदर के मुंह में 9 महीने की प्रेगनेंसी होती है, जब बच्चा अंदर ही है, तो जब बच्चे की बॉडी में ब्लड बनता है, तो उस ब्लड को बनाने में लीवर का भी बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन वहीं हमारी उम्र में, अडल्ट कंडीशन में, अब मैकेनिज्म उल्टा हो रहा है। अब जब आरबीसी बूढ़ा हो रहा है तो कूफर सेल्स उसको मार रहा है, तो मतलब हीमोलाइसिस। ये देखो, लाइसिस बोले तो ब्रेक डाउन, हिम बोले तो ब्लड, ब्लड में बोले तो कौन? आरबीसी। तो लाइसिस ऑफ आरबीसी ये किस में हो रहा है? अडल्ट में। मतलब बेटा देखो, एक उम्र में यहां पे आरबीसी बन रहे थे एम्ब्रियोज में, और एक उम्र में उसका ब्रेकडाउन हो रहा है, और अभी इस उम्र में तो हीमोलाइटिक बोल के ही काम कर रहा है, ब्रेकडाउन। अब सिंथेसिस ऑफ एंजियोटेंसिनोजेन, बेटा सिर्फ नाम ध्यान में रखो, क्योंकि इसका पूरा मैकेनिज्म एंजियोटेंसिनोजेन से रिलेटेड, ये आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम में दिया है, किडनी से रिलेटेड है, लीवर में बना, लीवर में, लेकिन काम कर रहा है किडनी के लिए, किडनी के फंक्शनैलिटी के लिए, ठीक है। तो बेटा मैं इतना ही कहूंगा कि इसका जो भी रोल है एंजियोटेंसिनोजेन का, कि इट हेल्प्स इन vasoconstriction and increases blood pressure for the kidney या within kidneys, ठीक है। अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि बैठे बैठे यहां पर किडनी का ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ा रहा है, किडनी की ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट कैसे क्या कर रहा है। बेटा मैं कह रहा हूं ना कि ये शब्द सिर्फ ध्यान रखो, ये धीरे धीरे आपको समझेगा। और वैसे ये भी नहीं करता है, इसका एक दूसरा भाई होता है। क्या होता है, थोड़ा सा बता दे तो ध्यान से सुनेंगे। किडनी से एक एंजाइम आता है रेनिन नाम का, वो रेनिन कन्वर्ट करता है इसको एंजियोटेंसिन में। किसमें कन्वर्ट करता है? एंजियोटेंसिन। फिर ये एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिन 2, इसको कन्वर्ट करने वाला कौन था? रेनिन, ठीक है। तो बेटा एंजियोटेंसिनोजेन से एंजियोटेंसिन बनता है, और ये एंजियोटेंसिन रिस्पॉन्सिबल रहता है दिस। अब ये मैकेनिज्म को किडनी में बोलते हैं रास, रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरॉन सिस्टम। बेटा बहुत बड़ा मैकेनिज्म है, उसके लिए पहले पूरा किडनी पढ़ना पड़ता है, उसके बाद समझता है। फिलहाल अभी के लिए एंजियोटेंसिनोजेन ये शब्द याद रखो, बना लीवर में, दैट्स इट, बाकी और कुछ नहीं। अब मैंने लिखा स्टोर हाउस, मतलब ये गोदाम की तरह, इसमें बहुत कुछ बन भी रहा है और बहुत कुछ स्टोर भी हो रहा है। तो ये स्टोर हाउस किस किस के लिए? लाइक विटामिन ए, डी, ई, के, विटामिन B12 वगैरह यहाँ पे स्टोर हो सकते हैं। फिर आपका कॉपर, आयरन, पोटेशियम, ठीक है। इसके अलावा अपना ग्लाइकोजन, मतलब ग्लूकोज का स्टोरेबल फॉर्म बोलते हैं हम इसे, ग्लाइकोजन, ये भी यहाँ पे स्टोर हो सकता है। तो ऐसी कई सारी चीजें इसमें स्टोर हो सकती है बेटा, ठीक है। तो ये हो गई पूरी लिस्ट एक फंक्शंस ऑफ लीवर पे। बेटा लीवर ये एक बहुत बड़ा आर्टिकल है और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। नीट एग्जाम में इतने पूरे आर्टिकल में से कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। फाइनली हमने इसको पूरा डिटेल में अब यहाँ पे खत्म किया है बेटा। फिर भी अब आप इस वीडियो को, मेरी एक सजेशन मानिए, बार बार देखेंगे,
रिपीट कर करके देखेंगे, रिवाइंड करके देखेंगे, पॉज करके देखेंगे, शॉर्टकट नोट्स लेंगे, पूरे डायग्राम्स को फोकस करेंगे, हो सके तो अपनी नोटबुक में सेम टू सेम डायग्राम बनाएंगे। क्योंकि जब तक आप इसे फिगर बेसिस पे नहीं समझते हो, डायग्रामेटिक बेसिस पे नहीं समझ, जैसे मैंने यहाँ डायग्राम बनाया, अगर ये सब मैं थ्योरेटिकली लिखता तो आपको कुछ नहीं समझता। तो डायग्राम इज मस्ट टू अंडरस्टैंड द लीवर, वैसे टू अंडरस्टैंड द बायोलॉजी डायग्राम इज मस्ट, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या कहा था वीडियो के स्टार्ट में, मैं लिखूंगा कम, बोलूंगा ज्यादा और सब कुछ डायग्रामेटिकली दिखेगा। तो मैंने बोला बहुत है और लिखा कम है, तो आप मैंने जो जो बोला है उसके शॉर्टकट पॉइंट्स बनाएंगे। तो बेटा उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको लीवर समझ में आया होगा। इससे बेस्ट तरीके से लीवर आपको कोई नहीं समझा सकता है जितने बेस्ट तरीके से मैंने समझा। अब बस आप इसे ध्यान से सुनिए और इसे समझिए, ठीक है। बहुत जल्द मिलेंगे विद द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। थैंक यू सो मच।